वीडियो शुरू करने से पहले मैं खासा ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको धम्मथली विपස්සना सेंटर कैसे जाएं, मेरा पहला विपස්සना का जो एक्सपीरियंस था उस बारे में, और विपස්සना जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो सब का सब क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे वीडियो में। तो मैं बात कर रहा हूँ 28 जुलाई 2025 की, जब पहली बार मैं विपස්සना मेडिटेशन सेंटर गया। उस दिन को मैं कुछ उन दिनों में काउंट करता हूँ अपने जीवन में, जिसने मेरी पूरे जीवन की ट्रेजेक्ट्री एक तरीके से बहुत बदली या मेरे को बहुत चेंज किया। तो ये वीडियो एक तरीके से एक सोलो पॉडकास्ट है जिसमें मैं विपස්සना रिलेटेड एक कंप्लीट गाइड, आप धम्मथली जयपुर विपස්සना सेंटर कैसे जा सकते हो और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ये उसके ऊपर है। तो जैसे मैं बात कर रहा था विपස්සना की, बहुत सारे जो नए व्यूअर्स हैं शायद उन्हें विपස්සना के बारे में पता नहीं होगा। तो विपස්සना एक 10 दिन का मेडिटेशन शिविर है। ये प्रॉपरली अगर मेडिटेशन की ही बात करो तो ये मेडिटेशन जो आपका एक मन में ख्याल है ना कि मेडिटेशन ऐसा होता है, ये वैसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप आंखें बंद करके ओम ओम जपे जा रहे हो। ये बहुत सेक्युलर टाइप का मेडिटेशन है, इसीलिए शायद यही चीज़ बहुत सारे अलग अलग धर्मों से, देश दुनियाओं से सभी को अट्रैक्ट करती है। और जो मेरा कोर्स था शायद उसमें भी देश से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हुई मेरी और काफ़ी अच्छे लोग मिले मुझे। तो हाँ, मैं विपස්සना की बात कर रहा था। अब विपස්සना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस विपස්සना या मुझे विपස්සना के बारे में पता जब मैं शायद 12th क्लास में था 2021 में, तब पता चला था कि विपස්සना क्या होता है और विपස්සना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपके मन में विपස්සना रिलेटेड छोटे से छोटे अगर डाउट्स जो भी होंगे वो ये वीडियो ख़त्म होने तक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत छोटे से बहुत बड़े बड़े सारे के सारे डाउट्स, क्योंकि जब मैं विपස්සना जा रहा था तो मैंने भी 50 यूट्यूब वीडियो चेक करे थे कि विपස්සना जाना कैसे है, क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। मैंने ये सारी चीज़ें ढूंढी थी और कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखा कि हर वीडियो में लोग मिस कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें होती है लेकिन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप कपड़े कितने लेके जाओ, आपको क्या क्या चीज़ अलाउड है। वैसे तो अलाउड वहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी। तो ये विपස්සना मैं 28 जुलाई 2025 में गया था, जहाँ मेरा 10 दिन का शिविर था धम्मथली जयपुर में। जाने की वैसे एक अपनी पूरी एक कहानी है। अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठूँ तो विपස්සना एंट्री होने से पहले विपස්සना पहुँचना भी एक अलग सा हैसल है, क्योंकि विपස්සना इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं नॉर्मली वो हर स्टेट के आउटस्कर्ट में है, तो इसलिए जाने में भी अपना ये एक हैसल रहता है। तो ये चीज़ मुझे विपස්සना, जैसे मैंने बताया, मेरे को इंटरनेट के थ्रू पता चली थी, पॉडकास्ट वगैरह या इंटरनेट में जितने हैं यूट्यूब वगैरह इन सब के थ्रू। मैं जाना 12th में ही चाहता था लेकिन उस समय कोविड और काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन थी तो मेरे को अलाउ नहीं किया गया। अब जैसे मैं अभी फ़िलहाल हूँ सूखी नदी देहरादून में, और मेरा सबसे पास का सेंटर देहरादून ही पड़ता है। जब मैं नैनीताल में था तो मैं सोचता था कि मैं देहरादून में अप्लाई करूँगा, लेकिन वो किस्मत से शायद नहीं था। और वैसे मेरी पहली प्रेफरेंस भी देहरादून ही थी कि मैं देहरादून के विपස්සना सेंटर जाऊँ। अब मैं जयपुर ही क्यों गया, इसके भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि मैं जयपुर, मेरे को मिल गया था सेंटर, उस समय अवेलेबिलिटी थी सीट्स की। तो विपස්සना की अगर शुरू से बात करें तो विपස්සना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐसी कोई फ़ीस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप विपස්සना जाना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है thamma.org में। वहाँ आपको पहले से अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है। आप जिस सेंटर में जाना चाहते हो वहाँ की बुकिंग चेक करनी पड़ती है। तो जयपुर जाने से पहले मुझे देहरादून ही जाना था, लेकिन क्लास 12th के बाद जब मैं विपස්සना देहरादून के लिए अप्लाई कर रहा था, क्योंकि देहरादून में ही मैंने अपना कॉलेज किया। अब इशू ये होता था कि मैं कॉलेज में था और मेरा रेगुलर कॉलेज था, और विपස්සना के लिए एटलीस्ट आपको 15 दिन तो चाहिए ही चाहिए अगर आप कहीं भी जा रहे हो विपස්සना के लिए। 10 दिन का कोर्स, 1-2 दिन अगर वो घर से दूर है आना जाने में, तो मोटा मोटा 15 दिन विपස්සना का पूरा लग ही जाता है। तो मैंने देहरादून में अप्लाई किया। मैं जब भी अप्लाई करता था मेरे को सीट्स अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, वो आगे की 2-3 महीने बाद की सीट दिखाता था, और उस समय मेरा घूम फिर के कभी ना कभी पेपर या कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह होते ही थे, तो मेरा कभी पॉसिबल नहीं हो पाया जाना। तो जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं काफ़ी सारे डाउट्स में था कि मेरे को आगे पोस्ट ग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरे को जो मैं कुछ कर रहा हूँ मैं उसी पे ध्यान दूँ, या मेरे को अलग लेन पकड़नी पड़े। लाइक मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रहा था, मैंने करी भी, लेकिन वो बहुत क्लटर हो रहा था दिमाग में।
तो शायद यही चीज़ें विपस्सना की तरफ मुझे खींच ले आई। और फिर मैंने देहरादून के लिए अप्लाई किया तो वहाँ मुझे सीट्स नहीं मिली, क्योंकि मेरा एक कॉलेज ख़त्म होने के बाद बहुत इंस्टेंट सा प्लान बना विपस्सना जाने का। तो उसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन था धर्मशाला जाने का, हिमाचल में। अब धर्मशाला ही क्यों? क्योंकि इंडिया में सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो कुख्यात या फेमस और बड़े सेंटर्स की बात करें तो उसमें धर्मशाला, देहरादून का भी सेंटर्स आता है उसमें से, काफ़ी अच्छे सेंटर्स में से। और एक सेंटर जयपुर, इगतपुरी, बोधगया, ये बहुत अच्छे सेंटर्स में से एक है। तो मैं चाहता था कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जाए, तो मैं इन्हीं सेंटर्स में से चूज़ कर रहा था। तो जैसे कि आपको याद होगा, पिछले साल हिमाचल में उसी टाइम पे जब मैं विपस्सना जा रहा था, उस समय वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। वहाँ बाढ़, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, बहुत कुछ हो गया था, रोडें ख़राब हो गई थी। इसलिए वहाँ भी मेरा जाना वर्जित सा हो गया था घर वालों की तरफ से। फिर इसके बाद मैं चेक कर रहा था, मुझे जयपुर का सेंटर मिला और मैंने फट से बुक किया। और बुक करने के बाद घर वालों को बताया कि मैं जयपुर जा रहा हूँ विपस्सना के लिए। अब एज़ अ फ्री था 10 दिन का कोर्स, उसके आपको कोई भी पैसे नहीं लगते, वो पूरा डोनेशन पे चलता है, आप ही की डोनेशन पे। तो मैंने जयपुर जाने का डिसाइड किया। मैं नैनीताल से देहरादून आया, यहाँ से मैंने बस बुक करी और मैं जयपुर सुबह सुबह पहुँचा। तो वहाँ की टाइमिंग 12 से 2 बजे तक की थी, जहाँ मैं अपने डिटेल फॉर्म वगैरह सबमिट करने थे, फिल करने थे। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम है, मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया था। तो मैंने एक रेस्ट रूम देखा कहीं, जहाँ मैं अपना सामान रख सकूँ, ब्रश वगैरह कर सकूँ, हाथ मुँह धो सकूँ। तो मैंने ये सब किया और मैं बैठ गया मेट्रो में। जैसे मैं बोल रहा था ना कि विपस्सना पहुँचना ही अपने में ही एक कहानी है, तो मैं वही कहानी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं जयपुर पहुँचा, मैंने हाथ मुँह धोया, एक दूध का पैकेट पकड़ा, दूध खटकाया, कुछ चाय वाय देखी कहीं पीने का या खाने पीने का, खाया। और फिर मैं वहाँ से बैठ गया मेट्रो में। अब मैं वहाँ से मेट्रो में गया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, फिर तीसरे स्टेशन पे मुझे उतरना था। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे था, वहाँ पे एक अंकल दिखे मुझे। मैं उनसे ऐसी बात करी कि वो होंगे मुश्किल से 35-40 साल के। मैंने बोला कि यार अंकल, ये मेट्रो कब तक आएगी? अभी ये टाइमिंग तो दिखा रहा है, लेकिन इस टाइम पे अभी पहुंची नहीं है करके। तो उन्होंने बोला बस आती ही होगी। तो हम ऐसे ही दोनों साथ में अंदर चढ़े और बातें बातें करने लगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? तो मैंने ऐसे ही बताया कि मैं देहरादून से आया हूँ, उत्तराखंड से, और मैं यहाँ विपस्सना के लिए आया हूँ। तो उन्होंने विपस्सना के बारे में सुना हुआ था, तो उन्होंने बोला कि यार चलो अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं भी जाना चाहता था, लेकिन जॉब के चक्कर में कभी इतना टाइम मिल नहीं पाता। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि आप क्या जॉब करते हैं? तो उन्होंने मुझसे बोला यार मैं आईबी में हूँ। तो मैं बड़ा शौक हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे सीजीएल की तैयारी कर रहा था। एक रोल मॉडल या एक बड़ा भैया टाइप मिलने वाली बात हो गई। तो मैं उनसे और सवाल जवाब करने लग गया कि आपका क्या चीज़ रहता है, क्या काम करते हो आप? तो उन्होंने बोला कि मैं सीक्रेट सर्विस में हूँ, लाइक हम अंडरकवर एजेंट टाइप काम करते हैं, ऐसा वैसा करके वो बताने लग गए। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सच भी बोल रहे होंगे करके, लेकिन बाद में ऐसी हमने काफ़ी सारी बातें करी। तो वो मेट्रो से उतर ही रहे थे, तो मैंने देखा उनका स्टेशन मेरे से एक स्टेशन पहले था। तो वो उन्होंने उन्होंने कंघी निकाली, मुँह-वूँह साफ़ किया वहाँ पे, बाल कंघे किए, साइड किया और एक कपड़ा पहन के, लाइक जैसे मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, उससे वो कंप्लीटली अलग लग रहे थे। जब उन्होंने वो अपना हुलिया चेंज किया तब मुझे लगा कि हाँ भाई, सच में क्या पता सीक्रेट सर्विस में ही होंगे वो। तो वो कुछ ऐसी बातें बता रहे थे, जैसे कि हमें ऑपरेशन के लिए, अब जब हमारे स्टेट में कुछ बड़ा चीज़ हो रहा होता है या हमारे कहीं भी कुछ बड़ी घटना हो रही होती है, तो हमें उस जगह पहले ही भेजा जाता है, ताकि वहाँ का एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे माहौल कैसा है वो बताने के लिए। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था ये सारी चीज़ों का, लेकिन जब फिर मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आपने, अगर आप सीक्रेट एजेंसी में हो तो आपने मुझे बताया क्यों? तो उन्होंने बोला कि यार तुम दूसरे स्टेट से हो, हम राजस्थान में हैं, तुम हमारा क्या ही उखाड़ लोगे? उनके बहुत ये ब्लंट लाइन थी, जो बड़ी फ्लेक्स करने वाली लाइन भी थी, लेकिन मुझे बाद में जब वो उतरे, उन्होंने अपना हुलिया एक तरीके से मेरे सामने ही चेंज किया, तो मुझे तब लगा कि हाँ, क्या पता हो सकता है। तो ये तो थी साइड स्टोरी, लेकिन फिर मैं काफ़ी क्लोज़ के मेट्रो स्टेशन पे उतरा, तो मैं वहाँ पे 8 बजे करीब पहुँच गया था। तो मेरे पास अच्छा खासा 4 घंटे का टाइम था। तो देखो, जैसे विपस्सना मैंने बताया था, विपस्सना का वो जो भी सेंटर होता है, वो हमेशा अपने जो सिटी होती है उसके आउटस्कर्ट में ही होता है, या अपना जो भी शहर हो गया, हमेशा आउटस्कर्ट में ही बनाते हैं वो, क्योंकि वहाँ थोड़ी शांति ज़्यादा रहती है। तो वहाँ मोस्टली हर कोई गाड़ी नहीं जाती, आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी या आपको टैक्सी वगैरह लेके ही जाना पड़ता है। तो मेरे पे टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी का ऑप्शन था, लेकिन मुझे लगा कि यार, मैंने देखा 4-5 किलोमीटर ही है,
तो एक चुल थी कि चलो घूमते फिरते टहलते हुए चले जाएंगे, थोड़ा बहुत जयपुर भी घूम लूँगा इसी बहाने। तो मैं सुबह सुबह जयपुर हवा महल घूमते हुए आगे आगे मैं जाते रहा। अब देखा कि यार उन्होंने मेरे को मेल में बोला था कि जो हमने प्रिंट आउट बोल रखा है आप ये सब प्रिंट आउट निकाल के आना। तो मैंने सोचा था कि मैं जयपुर से ही प्रिंट आउट कराऊंगा, लेकिन उस दिन या उस टाइम पे जयपुर में कावड़ चल रही थी। अब जयपुर में अपनी अलग कावड़ चलती है, मुझे वहीं जाके पता चला था। मुझे लगता था कि वो जो कावड़ यात्रा होती है वो सारे के सारे लोग हरिद्वार आते हैं तो मैंने एक से पूछा, वहाँ बहुत भीड़ भड़ाका हो रखी थी, सारी दुकानें बंद हो रखी थी। मैं बहुत घूमा वहाँ, मुझे प्रिंट आउट की एक दुकान नहीं मिली। मैं प्रिंट आउट के चक्कर में ही 2-3 किलोमीटर आगे पीछे घूमा लोगों से पूछते पूछते कि कहीं प्रिंट आउट की दुकान है करके। तो मुझे बड़ी मुश्किल से एक प्रिंट आउट की दुकान मिली, मैंने वहाँ प्रिंट किया और मैं फ़ोटो वीडियो बना रहा था, उस टाइम पे खींच रहा था वहाँ कावड़ कैसी होती है करके। तो मैंने एक रैंडम बंदे से पूछा जो कावड़ में थे, आप ये क्या चल रहा है करके। तो उन्होंने बोला कि यार ये हमारी कावड़ चल रही है करके। तो मैंने बोला कि यार आप जयपुर से हरिद्वार कावड़ लेके जाओगे या कावड़ में जा रहे हो आप। उन्होंने बोला हरिद्वार थोड़ी जाते हैं हम, तो हमारे यहाँ पे एक मंदिर है गलता गलता माता का मंदिर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी कावड़ वहीं जाती है, वो वहीं से कुंड है वहाँ, वो वहीं से पानी भरते हैं और वहीं से उनकी कावड़ शुरू और ख़त्म होती है। तो ये बड़ा मेरे लिए स्ट्रेंज था कि यार अब मेरे को ये लगता था कि कावड़ के लिए गंगा जी का जल भरना होता है, लेकिन उनका अपना अलग रीति रिवाज था। तो वही चीज़ देखते देखते मैंने गूगल मैप ऑन किया। अब मुझे 2 रास्ते दिखाई दिए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मुझे जाना था ये विपस्सना पे। तो जो रास्ता पैदल वाला दिख रहा था वो था पहाड़ी चढ़ते हुए, गलता माता का मंदिर था, उसके नीचे उतरना पहाड़ी से, फिर सामने विपस्सना था। वो 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच था। और यही चीज़ अगर आप गाड़ी से जाते हो तो आपको शहर के बाहर होते हुए गाड़ी से घूम के फिर विपस्सना जाना पड़ता। तो मैंने सोचा कि मेरे पे टाइम है तो मैं पैदल ही जाना प्रेफर किया मैंने। तो अब मैं पैदल पैदल विपस्सना के लिए निकल गया। तो बाय द वे ये सारे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं जिन्हें धीरे धीरे आपको कंटिन्यू करते हुए छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपके सफ़र में अगली विपस्सना में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो कहानी को आगे कंटिन्यू करता है। तो मैं पैदल पैदल पहुंचा गलता माता के मंदिर में। काफ़ी चढ़ाई थी, बहुत इतनी भी नहीं, लेकिन अब एज अ पहाड़ी बंदे को कुछ इतनी लगी नहीं। तो मैं ऊपर गया, मैं मंदिर पहुंचा, वहाँ देखा बहुत भीड़ हो रखी थी क्योंकि सारा कावड़ वहीं आ रहा था और वहीं से जा रहा था। तो मैं पैदल पैदल उतरा। मैं काफ़ी 4-5 किलोमीटर चलते हुए, मैं 5 से ज़्यादा ही था, वो 6-7 किलोमीटर था। मैं चलते चलते विपस्सना के गेट पे अराउंड 12:30 बजे पहुंचा। वहाँ पे बहुत सारे घर वाले लोग आए हुए थे अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ने के लिए जो विपस्सना जा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए थे। फॉरेनर्स मेरे बैच में जैसे यूएसए से थे, जर्मनी से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, शायद कुछ चाइनीज़ भी थे। तो वर्ल्ड वाइड से काफ़ी लोग आए हुए थे। कनेक्शन काफ़ी अच्छा बिल्ड हो गया था हमारा पहले और आखिरी दिन में, क्योंकि बीच के 10 दिन में वो बोलने तो नहीं देते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, मैं गेट के अंदर एंट्री ली और फिर वहाँ हमने फॉर्म भरे। तो एक हमें फॉर्म मिलता है येलो कलर का, जो नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट इन द सेंस कि नए स्टूडेंट को हम साधक बोलते हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एक बार विपस्सना करी होती है, वो रिपीट कर रहे हैं, तो उनको एक वाइट कलर का फॉर्म मिलता है। अब ये फॉर्म का डिफरेंस तो मुझे नहीं पता, शायद कुछ डिटेल्स अलग होंगी। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। आप नशा करते हो या नहीं करते हो, आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको रूम वहीं पर ही अलॉट होता है। आपकी एक तरीके से काउंसलिंग होती है। एक बार वहाँ पे आपको पहले बताया जाता है कि अगर आप अभी भी लगता है कि आप 10 दिन का कोर्स नहीं कर पाएंगे तो आप प्लीज़ मत करिए, क्योंकि एज अ सीट ये वेस्ट करना हुआ। आपके बदले कोई और इच्छुक जो था वो अगर उस सीट का इस्तेमाल करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बोल के आपको पहले हर बार कन्विंस करते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, लेकिन मैक्सिमम जितने लोग इतनी दूर से आए होते हैं या कोई भी हो, वो हमेशा मना ही करता है कि वो बोलते हैं नहीं हम कर लेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि विपस्सना छोड़ने का रेट अराउंड, जो मैंने अपनी पहली विपस्सना में नोटिस किया, वो 30% के आसपास है। जैसे आप अगर 100 लोग एक बैच में हो तो अराउंड 30 लोग विपस्सना छोड़ ही देते हैं बीच में ही, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता, वो बैठ नहीं पाते हैं। अब वहाँ पे काउंसलिंग के बाद आपको रूम अलॉट होता है, आपको बेडशीट मिलती है, पिलो कवर मिलता है और आपको एक डाइनिंग हॉल में सिटिंग एरिया मिलता है कि आप अगर खाएंगे तो इसी एरिया पे खाएंगे। आपके बर्तन ये हैं, आपका एरिया ये है। आप किसी और सीट में, ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं अनसेंट भी बैठे हो तो बात हो जाती है कि यार ये सीट मेरी है या यहाँ मैं बैठा हूँ। तो हर जगह एक पर्टिकुलर आपको सीट अलॉट होती है, हर जगह। वो आप कहीं भी मेडिटेशन सेंटर में बैठे हो, आपका रूम हो, पगोड़ा में बैठे हो आप, तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो वहाँ हमारे रूम्स अलॉट हुए, तो हमें अपना सामान मिला और वहाँ पे आपके जितने भी वैल्यूबल्स होते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं। जैसे आपका फ़ोन, पर्स, आप कुछ खाने की चीज़ अंदर नहीं ले सकते, आप पेन या पेंसिल या कॉपी किताब आप कुछ अंदर नहीं ले सकते। वहाँ बस आपका जो पर्सनल हाइजीन का सामान है, 2-3 जोड़ कपड़े और एक आप अलार्म क्लॉक ले सकते हैं, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं ले सकते। तो वहाँ हमने फॉर्म फिल
चिल करे, अपना रूम अलॉट किया, अपना सामान रखा वहाँ और गेट के अंदर एंट्री हुई। अब गेट के अंदर एंट्री होना मतलब वहाँ सिर्फ 3 टाइप के लोग ही जा सकते हैं। पहला साधक, जो हम साधना करने आए हैं। दूसरा गुरु, जो हमें टीच करते हैं वहाँ। टीच कोई नहीं करता, पहली बात, हमारे गुरु रहते हैं वैसे वहाँ पे, अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। और तीसरा सेवक, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कई बार विपस्सना करी होती है और ये स्व इच्छा से सेवा करने के भाव से सेवा करने आए होते हैं। अब इन्हें ना तो सेवा करने का वहाँ पैसा मिलता है, 10 दिन या 12 दिन आपका अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड, एक तरीके से जितना हमारे लिए हार्ड होता है उससे कई ज़्यादा गुना उनके लिए हार्ड होता है, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी वहाँ ड्यूटीज़ रहती हैं जो उन्हें निभानी पड़ती है। इसके बारे में भी अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो गेट के अंदर एंट्री हुई। अब मैं घर से अपना अलार्म क्लॉक लेने वाला था, लेकिन मैंने देखा मेरा अलार्म क्लॉक ख़राब हो गया था, उसका अलार्म बज नहीं रहा था। तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है वहाँ कि आप वहाँ से अलार्म क्लॉक रेंट में ले सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है वहाँ पे कि अगर आपको लॉन्ड्री वगैरह की फैसिलिटी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराते हैं वो लोग, अगर आपको अपने हाथ से कपड़े वपड़े नहीं धोना है। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं लॉन्ड्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ये चूज़ नहीं किया। ये जो रक्षा धागा दिख रहा है, आप इसे भी नहीं ले सकते अंदर, इसे भी काटना पड़ता है। अब कोई माला, कोई अंगूठी, कोई कड़ा, ऐसी चीज़ें वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो गेट के अंदर एंट्री हुई, अपना रूम अलॉट हुआ, कमरे में चादर बिछाई और लेट गया। अब मुझे ऐसा था कि यार मेरे को 10 दिन बहुत अलग से रहना है, तो मैं चाहता था कि मुझे पर्सनल कमरा मिले। लेकिन देखा मैंने कि वो सेंटर शायद काफ़ी अच्छे सेंटर्स में से एक था, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ हर रूम में 2 लोगों की रुकने की व्यवस्था थी। लेकिन जब मैं शुरुआत में रुका था तो मैं अकेला रुका हुआ था। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 27 जुलाई की, जब मैं सुबह सुबह जयपुर पहुंचा था और उसके बाद मैं विपस्सना सेंटर गया। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि 27 तारीख को जो हमारा मॉन शुरू होता है वो शाम को मॉन शुरू होता है, एक ब्रीफिंग के बाद। जब मैं पहली बार कमरे में एंटर हुआ तो पहले बड़ी अच्छी फील भी आई और एक बड़ा सूनापन सा भी लगा कि यार अब 10 दिन बिना फ़ोन, बिना किसी से बात किए इन द सेंस कि आपको बात किसी भी फॉर्म में नहीं करनी है। आपको बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो। 10 दिन नोबल साइलेंस का हमें पालन करना पड़ता है, और नोबल साइलेंस मतलब कि आप 10 दिन तक किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकते, क्योंकि आंखों से देखने में एक दूसरे को, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन में ही काउंट होता है। क्योंकि अगर मैं आपको देख रहा हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है और कैसे हो करके, तो ये चीज़ भी अलाउ नहीं होती है। तो मैं कमरे में बैठा और एक बहुत अच्छा भी लगा कि यार एक चैलेंज भी लगा कि 10 दिन तक अब मुझे बिना फ़ोन, बिना किसी से बात किए रहना है। और एक हाँ, इससे पहले चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी भी विपस्सना सेंटर जा रहे हैं तो गेट में एंट्री होने से पहले ये चेक कर लें कि वहाँ सिग्नल है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे जितने आउटस्कर्ट्स में जितने ये विपस्सना सेंटर रहते हैं वहाँ सिग्नल का बहुत इशू रहता है। तो आपको अगर अपने घर वालों को फ़ोन करना है या मित्र दोस्त जिसको भी फ़ोन करना है, आप पहले कॉल करके उन्हें बता दीजिए कि अब 10 दिन तक मेरा फ़ोन जमा हो जाएगा और मैं अंदर चले जाऊँगा, तो 10 दिन तक बात नहीं हो पाएगी, आप ध्यान रखिएगा अपना। तो यही चीज़ मैंने भी करी और फिर गेट के अंदर एंट्री हुई। अब 4 साढ़े 4 बजे, और हाँ वैसे मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया था कि वैसे वहाँ खाना 11 से 12 के बीच में हो जाता है, तो मैं लकीली 12:30 बजे मैंने एंट्री ली थी, तो वहाँ खाना बच गया था या मेरे को खाना खाने का ऑप्शन मिल गया था। वैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो हमने डाइनिंग में अपना खाना वाना खाया, तो मेरे को उस दिन का ऐसा वो नहीं था कि मैं भूखे पेट था करके। और खाने के भी अपने स्केड्यूल है, इसकी भी आगे बात करेंगे। उसके बाद 4:30-5 बजे के टाइम पे हमें असेंबल होने को बोला डाइनिंग हॉल में। जो हमारी सीट्स थी, हमें एक पर्टिकुलर सीट अलॉट हुई थी। हमारी वहाँ पे ब्रीफिंग हुई, गुरु आए हमारे एक, उन्होंने हमें विपस्सना के बारे में बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक कंप्लीट डिटेल दी कि हमारा 10 दिन कैसा रहेगा। तो सभी लोग, मैक्सिमम लोग जितने आए थे बहुत एक्साइटेड थे, जितने भी नए लोग आए हुए थे मेरे जैसे, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो रिपीट कर रहे थे। लेकिन वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब आप पहली बार विपस्सना जा रहे हो, ब्रीफिंग हो रही है आपकी, आपको काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं, नई चीज़ें, जो काफ़ी ऐसा नया सा फील कराता है और काफ़ी एक एक्साइटिंग सा ऐसा लगता है कि यार एक नया चैलेंज है हमारे लिए 10 दिन के लिए। हम डाइनिंग से बाहर आए, हम गुट बनाने लग गए, हम वहाँ बातें करने लग गए। अलग अलग नेशनैलिटी के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग स्टेट के लोग थे, अलग अलग देश दुनिया के लोग थे। तो हम बातें करने लग गए कई चीज़ों के बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या हैं। तो मुझे पता चला मेरे बैच में ही, मेरे साथ ही देहरादून से ही 2, बड़ी एज थी उनकी वैसे, 45-50, एक लॉयर और एक बिजनेसमैन, 2 थे। वो 2 भी देहरादून से ही आए हुए थे। तो एक हमारा पहले दिन ही अच्छा बॉन्ड सा बन गया था, क्योंकि एक अच्छा फील होता है अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हो और आपको अपने ही स्टेट का कोई बंदा मिल जाए, तो एक काफ़ी कोजी सी वाइब आती है। तो काफ़ी खुल के बातचीत होती है पहले दिन कि ऐसा ऐसा है, ऐसा वैसा, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं करके। तो हमारी 6 बजे बेल बजी और तब से हमें बोला गया कि अब से नोबल साइलेंस शुरू हो चुका है। आप 10 दिन तक बिना बात करे, बिना फ़ोन के,
बिना किसी से नज़रें मिलाए हुए आपको 10 दिन यहाँ रहना है। ये रूल्स वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप सही से पालन करें तो। मैंने बहुत मिस्टेक्स करी इसमें, जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। तो हमारा साइलेंस शुरू शाम 6 बजे से हो जाता है। अब देखो, मैं धीरे-धीरे बीच-बीच में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं देते रहूँगा, जो आपके मन में सवाल होंगे शायद वो भी कुछ-कुछ क्लियर हो जाएँ। तो देखो, विपश्यना के अंदर आप अपना जो पर्सनल सामान ला रहे हैं, वो अगर मैं कहूँ तो कम ही लाना। जैसे ये डिपेंड भी करता है कि आप किस मौसम में जा रहे हो। जैसे मैंने चूज़ किया था ऐसा मौसम जहाँ ना तो बहुत गर्मी है, बहुत ना तो ज़्यादा ठंडा है, और ये लोकेशन के हिसाब से भी डिपेंड कर सकता है। तो मैं 3 जोड़ कपड़े अपने लेके आया हुआ था। एक ये ड्रेस भी लेके आई थी, इसकी भी बहुत अपनी कहानी है। मैं आगे बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करते रहूँगा ये चीज़। मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर में भी था, तो मैंने वहाँ ये ड्रेस ली थी। तो इसी ड्रेस के थ्रू भी मेरी दोस्ती, मेरी बातचीत बहुत लोगों से हो गई थी। ये अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 6 बजे मैं कमरे में था, कंप्लीट साइलेंस, और मेरी सोने की आदत बहुत लेट की थी, 12, 1, 2, 3 बजे। अब मुझे पहले दिन तो बिल्कुल नींद आए ना, मैं इस चीज़ में ज़्यादा खोया हुआ था कि यार मैं सुबह उठूँगा कैसे 4 बजे। तो मेरे पास मेरी एक केसियो की वॉच थी, मैंने उसमें अलार्म सेट किया और जस्ट तकिए के बगल पे, कान के बगल पे लगा के मैं सो गया, ताकि मेरे को कोई अगर उठाए भी या मेरी नींद नहीं भी खुले गलती से, पहले दिन गंदा इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए करके। तो मैंने सोचा 4 बजे का अलार्म लगाऊंगा, नहा धो के मैं चले जाऊंगा। हमारा शेड्यूल रहता था, हमारा 4:30 से सेशन रहता था। तो देखो, विपश्यना में ऐसा रहता है, आपको 10 से 12 घंटा मेडिटेट करना पड़ता है। ये अपने में बहुत बड़ी बात है, अगर आपकी आदत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन धीरे धीरे वैसे हो जाती है। तो देखो, कंप्लीट साइलेंस की वैसे आदत थी नहीं, तो अब लगा कि यार कैसा गुजारा जाएगा 10 दिन। तो सुबह 4:25 पे मेरी नींद खुलती है। मेरा अलार्म कंटिन्यूस बजने में था ये घड़ी पे, लेकिन वो मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे सुनाई दी मेरे कमरे के बाहर पे बेल, क्योंकि मुझे पता था मेरी आदत कि मैं उठ नहीं ही पाऊंगा 4:30 बजे। तो इसीलिए 2 दरवाजे थे, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, वो मैंने खुला छोड़ा हुआ था, और एक जाली वाला दरवाज़ा था, वो मैंने लॉक किया हुआ था, ताकि अगर मुझे सुबह कोई भी उठाने के लिए भी आए। वहाँ सेवकों का काम, आप यही सारी ड्यूटी रहती है कि आप मेडिटेशन के टाइम पे कमरे में सोए ना हो, चुपचाप से आप रूल्स ना तोड़ें, ये सारी चीज़ें। तो वो एक घंटी लेके, वो उनका काम भी यही रहता है कि वो बोलेंगे नहीं आपसे, वो घंटी लेके आते हैं, वो आपके कमरे के बाहर पे बेल बजाते हैं। उनकी ड्यूटी 4:20 से शुरू हो जाती है, वो 10 मिनट तक पूरे कैंपस में बेल बजाते रहते हैं। ऐसे सेवक बहुत सारे होते हैं, जो हर कमरे में जो लोग नहीं उठे हैं, जिनकी नींद नहीं खुल पा रही है, वो उन्हें उठाते हैं। तो उस बेल के थ्रू मैं 4:25 पे उठा, बड़े हड़बड़ाहट में कि यार पहले दिन ही मैं इतना लेट हो गया, कैसे होगा, क्या होगा करके। तो मैंने पहले दिन ही अपना रूल तोड़ दिया। अब मैं जैसे ही उठा हड़बड़ाहट में, अब मेरे मुँह से शब्द निकल गया कि भैया आ रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे को बड़ी ऐसे वियर्ड तरीके से देखा कि बोलना नहीं है, उन्होंने सिर हिलाया, बोलना नहीं है करके। तो मैंने फिर से बोला सॉरी। फिर मैं ऐसा करके बैठ गया, अबे यार बोलना नहीं था करके। तो मैंने फटाफट सर पे पानी डाला, हाथ मुँह धोया और फटाफट से हॉल की तरफ चले गया। तो देखो, जो मेडिटेशन होती है वहाँ, वो 3 अलग-अलग कैटेगरी में होती है। पहली, जो आप ग्रुप मेडिटेशन करते हो, आप हॉल में करते हो सबके साथ। दूसरी, आप रूम पे करते हो, लेकिन रूम पे करना मैं बोलूँगा मत ही करना। अभी मैं इसके बारे में भी आगे बताऊँगा। और तीसरा होता है पगोडा के अंदर। पगोडा क्या होता है, ये अभी हम आगे और बात करेंगे। तो मैं 4:30 बजे मेडिटेशन हॉल के अंदर गया, वहाँ हमने मेडिटेट किया। अब पहले दिन कंटिन्यूअस 2 घंटा बैठने की आदत बिल्कुल नहीं थी। तो बार-बार पालती बदलना, पाँव फ़ोल्ड थे, पाँव में पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया, 2 घंटा कैसे बैठा जाए? हालत बहुत ख़राब हो गई। ऐसा हुआ कि कैसे निकलेगा ये 2 घंटा? जैसे-तैसे 6:30 बजे, अब ऐसा हो गया था कि मेडिटेशन में मेरे को नींद आ गई थी। 6:30 बजे हमारा टाइम हो जाता है, 6:30 से 7:15 तक का हमारा स्लॉट रहता है कि आप डाइनिंग हॉल की तरफ प्रस्थान करें खाना खाने के लिए। हमारा ब्रेकफ़ास्ट 6:30 से शुरू हो जाता है और 7:15 तक हमारा ये ब्रेकफ़ास्ट रहता है। और ये बता देना चाहूँगा मैं कि जो नए साधक हैं उनके लिए 3 टाइम का खाना रहता है, जो पुराने साधक हैं उनके लिए सिर्फ़ 2 टाइम का खाना रहता है। ब्रेकफ़ास्ट और लंच ये सभी के लिए रहता है। शाम को हमारा वैसे हल्का-फुल्का सा रहता है खाना 5 बजे के टाइम पे, लेकिन शाम को जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए खाना नहीं होता, उनके लिए सिर्फ़ नींबू पानी रहता है। ये मैंने वहाँ देखा। तो फटाफट से कमरे में गया मैं, मुँह हाथ अच्छे से, और नींद सी आ रही थी, तो मैं ये सारा नींद भगा के मैं खाने के लिए निकला। तो देखा, पहली बार बिना प्याज लहसुन का खाना खाना, आदत नहीं थी। सुबह देखो, सुबह 2-3 चीज़ें कंपल्सरी टाइप मिलती है तुम्हें, फल और पोहा, खिचड़ी और चाय,
ये एक तरीके से कंपलसरी रहती ही हैं। उसके अलावा और 1-2 चीज़ें रहती हैं जो मॉर्निंग में आपका ब्रेकफ़ास्ट रहता है। बहुत सादा प्लेन सा, बहुत ज़्यादा ना तो नमक मिर्ची। ऐसा नहीं कि आपकी जीभ को कोई टेस्ट आएगा, टेस्टलेस सा। अगर आपको बहुत चटपटा खाने का मन है तो आपको ऐसा खाना लगेगा। लेकिन वो बहुत सिंपल प्लेन, आपका पेट बहुत साफ़ हो जाएगा इन 10 दिनों में। तो खाया तो ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट जो भी है। फिर हमारा खाना-वाना खाया, हमारा 7:45 8 बजे तक का हमारा रेस्ट रहता है। और हर मेडिटेशन से पहले हमारे जो सेवक होते हैं वो बेल बजाना शुरू कर देते हैं, आपको ये अलर्ट करने के लिए कि आपका नया सेशन शुरू होने वाला है। तो फिर से 7:50 पे बेल रिंग हुई और हम फिर से मेडिटेशन हॉल की तरफ प्रस्थान करने लगे। अब ये 1 डेढ़ घंटे का और एक सेशन हुआ जहाँ हम मेडिटेशन हॉल में गए, मेडिटेट किया। अब पाँव और ज़्यादा दुखने लग गए। अब क्योंकि अगर आपको ऐसी आदत नहीं होती कभी भी पालती मार के बैठने की, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये लगता है कि बहुत ईज़ी है, बैठना ही तो है करके। विपस्सना शुरू पहले दिन से नहीं होती, पहले मैं आपको बता दूँ। पहले दिन वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग करवाता है, आपको बैठना उठना सिखाता है, आपको पहले के 3 दिन सिर्फ साँस लेना सिखाता है। ये बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसीलिए शायद लोग पहले के 3 दिनों में ही काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये क्या चीज़ करा रहे हैं। इसका कोई सेंस नहीं बनता है पहले के 3 दिनों में। तो वो कुछ करा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। बस एक हमारी जो मेडिटेशन में रहता है, एक गाइडिंग ऑडियो होती है, एक ऑडियो हमें गाइड कर रही होती है। और वो ऑडियो होती है एस.एन. गोयनका सर की, जो अब इस धरती में नहीं है, जिन्होंने ये पूरा विपस्सना मेडिटेशन सेंटर की स्थापना करी इंडिया में, वर्ल्ड वाइड। तो उन्हीं के नाम पे ये विपस्सना चलती है। ये वैसे हमारी ही टेक्निक है, लेकिन हमने ही धीरे धीरे ये चीज़ भूल गए थे, खो गई थी एक तरीके से। तो ये म्यांमार जाके, साउथ एशिया जाके ये सारी चीज़ वापस लाने में एस.एन. गोयनका सर का ही सबसे बड़ा हाथ है इस चीज़ में। तो स्टोरी आगे कंटिन्यू करता है। तो फिर से हमारा मेडिटेशन राउंड हुआ। तो जो हमारा स्लीप था, जिसमें हमारा पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ था, उसमें ये चीज़ थी कि आप इन स्लॉट्स में आप अपने रूम पे ही मेडिटेट भी कर सकते हो। तो मेरी बैक पेन बहुत ज़ोर से होने लग गई थी, तो मुझे लगा कि यार मैं कमरे में ही मेडिटेट कर लेता हूँ अगले वाले स्लॉट में, ताकि एक तरीके से दीवार से मैं अपना कमर टिका के रह सकूँ और मेडिटेट कर सकूँ। लेकिन ये बहुत गलत ऑप्शन था मेरे लिए। मैं कमरे में गया, मैंने मेडिटेट तो किया, लेकिन अब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी शायद, तो मैं कमर लगा के ही सो गया। और जब मैं उठा आधे 1 घंटे बाद, तो मुझे याद आया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कोई रूल अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आदत नहीं हो रही थी पहले के दिनों में ये सब चीज़ें करने की। तो धीरे धीरे 11:30 बजे, हमारा 11-12 बजे के टाइम पे ही हमारा लंच हो जाता है। तो हम फिर से डाइनिंग हॉल की तरफ प्रस्थान करें और लंच किया। लंच खाना, बेसिक खाना, वैरायटी बहुत है, लेकिन खाने में आपका मन सा मर जाएगा। पता है आपको, ऐसा होगा कि यार ये क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ। लेकिन अब वही ऑप्शन होता है, तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हाँ, और एक चीज़, अगर आपको कोई ज़रूरत का सामान आपको चाहिए, तो डाइनिंग हॉल के बाहर पे एक कॉपी होती है। वहाँ पे आप अपना रूम नंबर, अपना नाम और आपको जो चीज़ चाहिए वो वहाँ लिख सकते हो। अब जो चीज़ चाहिए इन द सेंस कि आपको कुछ पर्सनल सामान चाहिए हो सकता है। आप लाइक टूथब्रश अगर भूल गए हैं, कपड़े धोने का साबुन अगर भूल गए हैं, या आपका कुछ भी चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो भूल गए हैं, तो वो चीज़ वो प्रोवाइड करवाता है। बस एक आपको हेल्प करने के तरीके से वो चीज़ वहाँ प्रोवाइड कराते हैं आपको। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मंगवा रहे हो, वो अलाउड नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जो आप भूल गए हो या जो आपकी ख़त्म हो गई है, वो चीज़ वहाँ प्रोवाइड कराता है। तो मुझे तो ऐसी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी टैल्कम पाउडर, नाइसिल का जो होता है, डर्मीकूल, ठंडा-ठंडा वाला। हाँ, क्योंकि गर्मी और बैठे-बैठे पसीना बहुत हो गया था, तो वो मैं डाल के चलता था, थोड़ा कूल फ़ील करने के लिए। तो वो मैंने उनसे मँगवाया था। तो फिर वही कमरे में 12 बजे गए और फिर 1 आध घंटे का रेस्ट होता है। फिर से 1 डेढ़ घंटे का मेडिटेशन सेशन के बीच में भी आप, अगर आपको पानी पीना है या आप कमर दर्द हो रही हो, तो आप उठ के बाहर जा सकते हो, 2-4 मिनट टहल के वापस आ सकते हो। लेकिन इसी में मैंने देखा बहुत सारे लोग चीट करते हैं काफ़ी आगे टाइम बाद, कि लोग कमरे में चले जाते हैं, सो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ये चीज़ मत ही करो, तो यार मेरे हिसाब से अच्छा है। मैंने भी 1-2 बार किया था जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि फिर वही बात, आदत नहीं थी ऐसी 10 घंटे कंटिन्यूअस बैठे रहने की। तो फिर से वही दिन का मेडिटेशन राउंड चले। पाँव, घुटनों, जांघ, कमर, पीठ, दिमाग में हर जगह दर्द होने लगा, और एक गुस्सा आने लगा कि यार ये क्या करा रहे हैं, ये क्यों करा रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है करके। ये मैं कॉन्स्टेंटली अपने मन में बोलने में था, सेंसलेस चीज़ है। 10 दिन मैं बस अपनी सांस पे ध्यान दे रहा हूँ, ये कोई मेडिटेशन करने का तरीका थोड़ी हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार ये भी तरीका होता है करके। पहला दिन जैसे तैसे 4-5 बजे, 5 बजे हमारा फिर से एक इवनिंग डिनर का टाइम हो जाता है। 5 बजे हमें फिर से मेडिटेशन हॉल की तरफ, सॉरी, डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो हम बड़े, हमारे लिए चाय और जो कभी कभी दिन का बच जाता है वो खाना,
और कभी-कभी कुछ अगर नया बना दें, जैसे कुछ भी इडली हो गया या कुछ भी हल्का-फुल्का सा रात के लिए, तो वो चीज़ हमें वहाँ रात के टाइम पे मिलती है। और जो पुराने साधक हैं, उनके लिए सिर्फ़ नींबू पानी वो पी के आप जा सकते हो। तो ये हुआ, फिर 6 बजे से हमारा और एक सेशन शुरू हो जाता है। फिर से हालत ख़राब, 6 बजे हमने फिर से मेडिटेशन हॉल में एंट्री ली, 6 से 7 फिर से हमारा सेशन शुरू हुआ। 1-1 घंटे के जो सेशन होते हैं ना, वो करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब ये ख़त्म होने वाला है, अब ये ख़त्म होने वाला है। आपके शुरू के 2-3 दिन ऐसे ही रहता है, पता है कि जो भी आपका 1 घंटे का, 2 घंटे का सेशन होगा, आपको एंड में ऐसा नहीं, ये कब ख़त्म होगा, मैं कब अपनी आँखें खोलूँ, मैं कब अपने पाँव ये हिलाना-डुलाना बंद करूँ। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ये सबको फ़ील होती है। हमने अपना मेडिटेशन शाम का वाला सेशन कंप्लीट किया। इसके बाद होता है हमारा डिस्कोर्स सेशन 1 डेढ़ घंटे का। अब डिस्कोर्स प्रवचन एक तरीके से, जिसमें एसएन गोयनका सर की जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो चलती हैं। अब ये मत समझना कि एक टिपिकल प्रवचन टाइप के, ये प्रवचन पहले में मुझे ऐसे लगे थे, लेकिन बाद में ये प्रवचन ही हमारे पूरे 10 दिन का बेस्ट पार्ट रहता था पूरे दिन में, ये प्रवचन। क्योंकि वो बहुत मज़ेदार रहते थे। आप बस एक पिक्चर देख रहे हो रात को 1 घंटे के लिए, आपको एक मूवी दिखाई जाती थी, अगर अब मैं बहुत ख़राब शब्दों में बोलूँ तो। और ये सबसे रिलैक्सिंग टाइम रहता था। उस समय हम बस मूवी देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब इस सेशन में हमारे 2 तरीके से डिस्कोर्स होते हैं। एक होता है हॉल में इंग्लिश वाला डिस्कोर्स, जहाँ जो इंग्लिश में इस चीज़ें सुनना चाहते हैं तो वहाँ चले जा सकते हैं, वो उसके लिए अलग हॉल होता है। और दूसरा होता है आपका हिंदी वाला डिस्कोर्स, जहाँ मैक्सिमम ऑडियंस वैसे वहीं रहती है। तो मुझे ऐसा था कि मेरे 2 रीज़न थे इंग्लिश वाले डिस्कोर्स में जाने का। पहला ये था कि वहाँ भीड़-भड़ाका कम थी, लोग इंग्लिश के लिए कम ही लोग आते थे। जैसे हमारे बैच में 145 लोग थे, तो इंग्लिश डिस्कोर्स के लिए अराउंड 20, हाँ 20 के अराउंड ही लोग थे जो इंग्लिश डिस्कोर्स सुनने के लिए गए। तो मैं भी उनमें से एक था। तो मैं वहाँ गया, दीवारें मिल गई थी लधार लगा के बैठने के लिए। तो पहले में उन्होंने पहले दिन अलाउ नहीं किया कि अगर आप बैठ सकते हैं तो आप प्लीज़ ऐसा लधार लगाने की ज़रूरत ना समझें, अगर आपको कोई बहुत टिपिकल दर्द नहीं है या कुछ पहले से प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही समझा है कि क्योंकि ये अभी 10 दिन हैं तो आपको और ज़्यादा कंफर्ट की आदत होगी, तो फिर ये ख़राब बात हो जाएगी। तो 10 दिन वो डिस्कोर्स देखा। अब डिस्कोर्स की अच्छी बात ये है कि एसएन गोयनका सर इतने प्रिसाइज़ली, इतने क्लियरली ये चीज़ बताते हैं जो आप पहले दिन फ़ील कर रहे हो, जो मैक्सिमम लोगों पे लागू हो जाती हैं। सर जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ में बात कर रहे हैं, यार ये तो मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं लगता कि यार ये किसी और से बात कर रहे हैं या ये बस एक डिस्कोर्स प्रवचन दे रहे हैं सभी लोगों को। ये ऐसा लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं आपसे, आपकी पिन पॉइंट जो दिक्कतें हैं पहले दिन की, वो चीज़ें बता रहे हैं। तो वो ऐसा लगता है कि वो लाइव हमारे सामने हैं और हमको ये गाइड कर रहे हैं एक तरीके से। तो बहुत अच्छा लगता है वो डिस्कोर्स सुनने में। तो हमारा पहला डिस्कोर्स कंप्लीट हुआ, रिलैक्स हुए। फिर जो सबसे मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी कि जो हमारा पहला डिस्कोर्स होता, शाम को बहुत मज़ा आता था, क्योंकि शाम को हमारे पहले 1 घंटे का सेशन होता था, फिर डिस्कोर्स होता था 1 डेढ़ घंटे का। उसके बाद आप बाहर आओ, फिर एक हॉल में फिर से आपकी 1 घंटे की मेडिटेशन शुरू होगी। और वो मेडिटेशन बहुत तन मन धन से लगता था, क्योंकि उस समय मोटिवेशन हमारा बहुत ज़्यादा हाई कर देते थे एसएन गोयनका सर अपने डिस्कोर्स से। तो फिर से हमारा 1 घंटे का मेडिटेशन होता था जो बहुत प्यारा होता था। हम बहुत खुल के दिल से मेडिटेट करते थे उस टाइम पे, मैक्सिमम लोग जिनको आदत नहीं भी थी। मेडिटेशन हमने किया। और हाँ, बाय द वे, जिनकी सच में सर्वाइकल या पीठ की, कमर की दिक्कत है, उन्हें स्पेशल सीट अलॉट की जाती थी। आपको चेयर अलॉट होती थी, आप चेयर में भी मेडिटेट कर सकते हो। तो इसकी कोई ऐसी मनाही नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ के ही करना है। ये चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत जगह वीडियोज़ में लोग मिस कर देते हैं। कुछ-कुछ स्लॉट्स हैं दिन में 2 या 3 बार, जो मैं पहले मैं बोल रहा था ना, हमारे टीचर्स होते हैं, 2-3 गुरु होते हैं। आप उनसे कुछ सवाल जवाब जो हैं आपके, वो कर सकते हैं। इन्हीं से आप वैसे बात कर सकते हैं सिर्फ़ उसी स्लॉट में। उसके अलावा आप कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। पहले दिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं गुरु से क्या क्या ही बात करूँ, पहले दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन 1-2 दिन बाद मैं जब गुरुजी के पास जाने लग गया, तो मैंने एक ये चीज़ें नोटिस करी, जब मुझे बाद में पता चली कि गुरुजी मोस्टली सभी लोगों से यही कहते थे कि हमें जितने भी रैंडम से सवाल आ रहे होते थे, वो बोलते थे कि अभी रुक जाओ, बहुत भागा-दौड़ी मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, और 10 दिन बाद तुम्हारे जितने सवाल हैं, ये सब के सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएँगे, मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें लगता था कि यार ये कैसे गुरु हैं कि यार ये तो टाल-पराई कर रहे हैं, यार ये तो टाल रहे हैं हमारी चीज़ों को। तो बहुत गुस्सा आता था कि यार ये खाली फ़र्ज़ी गुरु बना दिए हैं क्या वाली बात।
लेकिन ये कहीं न कहीं बात लास्ट में सच हुई, जो उन्होंने बोला था कि 10 दिन बाद आपके पास कोई सवाल नहीं रहेंगे, ये सच में हुआ। तो उस टाइम सच में मैं गुरुजी के पाँव पड़ गया था क्योंकि जैसा उन्होंने बोला था वैसा सब कुछ सच था वो। नींद की आदत नहीं थी इतनी जल्दी 9 बजे सोने की, लेकिन बिस्तर में लेटे-लेटे भी नहीं हो पाता था नींद आने का। सुबह 4 बजे उठना था। धीरे-धीरे लेकिन आदत बिल्ड होने लग गई थी सुबह 4 बजे उठने की। दूसरा दिन फिर से तमीज़ से मैं टाइम पे उठ गया था, नहाया-धोया प्रॉपर्ली मैंने और फिर से मेडिटेशन के लिए चले गए। अब मेडिटेशन में सुबह का जो पहला स्लॉट होता था, वो अगर आप नहा धो के नहीं आ रहे हो तो आप बहुत लूज़ फ़ील करते थे। आपको ऐसा होता था कि यार नींद आ रही है, पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती थी कि आप आँख खोल के सीधा मेडिटेट करने आ रहे हो तो नहीं हो पाएगा ना, नींद आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खलती थी, दिक्कत होती थी। लेकिन मैंने तभी सोचा था कि मैं जब भी पहला सेशन या मॉर्निंग का जो पहला सेशन होता है वो जॉइन करूँगा तो नहा धो के जाऊँगा, तब मेरी आँखें खुली रहेंगी करके। लेकिन आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, वो 2 घंटे के सेशन आपको निचोड़ देते थे पहले सुबह का और उसी के बाद खाना रहता था ताकि एनर्जी फिर से मेंटेन रहे, बैलेंस रहे आपकी। मॉर्निंग का ठीक लगता था वैसे सच बोलूँ तो। लंच ओके-ओके टाइप था और इवनिंग भी ओके-ओके टाइप था। लेकिन हमको फिर भी 3 टाइम खाने को मिल रहा था, जो पुराने साधक थे उन्हें सिर्फ़ 2 टाइम मिलता था। अब 2-3 दिन गुज़रे और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लग गया कि यार ये तो विपस्सना के नाम पे बस खाली साँस अंदर लो और साँस को देखो, साँस को नोटिस करो, ये चीज़ सिखा रहे हैं। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था एक टाइम बाद मैं भी 2 या 3 दिन बाद कि अब इसे छोड़ देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है करके। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे हॉल में एक-एक सीट खाली हो जाती थी। कोई पहले दिन कुछ इमरजेंसी के चक्कर में, कुछ अपने पेन के चक्कर में, किन्हीं को सेंसलेस चीज़ लगती थी, वो छोड़ देते थे। तो ऐसे ही करके 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि अराउंड 10-20 लोग गायब हो चुके थे हमारे हॉल से, जिन्होंने छोड़ दिया था मेडिटेशन, जिन्होंने बीच में ही कोर्स छोड़ दिया था। ये वैसे सुनने में ऐसा लगता है ना कि यार 10 दिन बिना फ़ोन के रहना है, बहुत एक्साइटिंग सा लगता है, लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है ना, बहुत टफ़ हो जाता है ये चीज़। तो पहला दिन हमारा गुज़रा, दूसरा दिन भी ऐसे ही रहा, तीसरा दिन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग गई कि यार ये क्या चीज़ हो रही है? क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? छोड़ने का मन मेरा भी किया कि अब ये बैठा नहीं जाएगा दिन के 12-12 घंटे मेडिटेट करते हुए। क्योंकि मेडिटेशन ऐसा कुछ नया मेरे को सिखा नहीं रहे हैं। मेरे को नया जो ये है ना कि कुछ नया बताओ मुझे वाली बात, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है और जब मैं कोई पुरानी रिपिटेटिव चीज़ें कर रहा हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ नया नहीं है ज़िंदगी में, कुछ एक्साइटिंग सा और लाओ ना वाली बात। तो जैसे-तैसे ये कंट्रोल करने के बाद चौथे दिन से एक्चुअल में विपස්සना शुरू होती है, क्योंकि वो 3 दिन जो थे वो आपका आना-पाना बोलते हैं इसको वैसे। 3 दिन आना-पाना की ही प्रैक्टिस होती है आपकी और चौथे दिन से हमारा विपස්සना शुरू हुआ। तब कुछ नया फ़ील हुआ कि हाँ, अब हो रहा है विपස්සना, अब बता रहे हैं कुछ ये बात। और हाँ, जो मैं पगोडा की बात कर रहा था, पगोडा एक तरीके से विपස්සना सेंटर्स में जो पगोडा एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर्सनल एक-एक सेल बने होते हैं। बहुत छोटे कमरे, इतने छोटे कमरे कि बस आप वहाँ लेट सकते हो। एक जितना दरवाज़े का साइज़ होता है ना, बस एक उतना सा नॉर्मल दरवाज़े के साइज़ जितना एक छोटा कमरा होता है। वहाँ बस आप लेट सकते हो, इतनी स्पेस होती है। एक-एक सेल आपको अलॉट किए जाते हैं, जहाँ आप मेडिटेट करते हो। वो बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है कि यार हमें क्यों नहीं दे रहे करके, क्योंकि जो दूसरे दिन से जो पुराने साधक होते हैं, उनको पगोडा अलॉट करना शुरू कर दिया होता है और जो हम नए साधक हैं, उनको पगोडा लास्ट-लास्ट के दिनों में अलॉट किया जाता है। क्योंकि लगता है ना कि यार अकेले मेडिटेट करूँगा एक सेल के अंदर बैठ के, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़िंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है जिनको आदत नहीं है या जो ये बस एक्साइटमेंट में करना चाहते हैं। क्योंकि वो घुटन जो होती है ना अंदर, ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो घुटन अंदर से जो घुटन होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अकेले में वहाँ बढ़ जाती है। तो फिर से चौथा दिन जब ये विपස්සना हमें शुरू कराई गई, तो कुछ लगा कि हाँ, अब कुछ मज़ा सा आ रहा है, अब कुछ नई चीज़ बता रहे हैं और अब थोड़ा अच्छा लगने लग गया। अब ये 5वें छठे दिन जब गुज़रे, फिर से लगा कि यार फिर से सेम-सेम चीज़ हो रही है। तो मैंने देखा कि तीसरे और छठे दिन या 7वें दिन पे लोगों के छोड़ने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नोटिस किया है कि लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा विपස්සना छोड़ देते हैं बीच में से। तो उस समय फिर से मन किया छोड़ दूँ। 1-2 चीज़ें हैं जो मन में कॉन्स्टेंटली घूमती थी कि यार 10 दिन मैं मतलब कॉन्स्टेंटली घर वालों का ख़्याल आता था कि यार घर पे सब कुछ ठीक तो है, कुछ कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है। तो यही सवाल लेके मैं गुरुजी के पास गया। जब हमारा सारे कोर्सेज़ या स्लॉट्स ये मेडिटेशन के ख़त्म हो जाते हैं तो एक गुरुजी से बात करने का 10-15 मिनट का एक स्लॉट रहता है। तो मैं वहाँ गया तो मैंने बोला कि यार ऐसी-ऐसी बात है, मेरे को दिक्कत है, मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही चीज़ घूम रही है कि घर पे क्या होगा, तो इसलिए मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ में। तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया, काफ़ी चीज़ें बताया और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको घर पे कुछ मैसेज भिजवाना है,
तो वहाँ जो सेवक होते हैं आप उनको लिख के अपना नंबर, अपना नाम, कमरा नंबर और जो मैसेज आपको देना है, जिस नंबर पे देना है वो आप दे सकते हो, वो आपके घर वालों को मैसेज पहुँचा देंगे। तो इस चीज़ की तो मनाही नहीं होती है। पर लेकिन आप नहीं करो ऐसी चीज़ें, अगर 10 दिन तक आप रोक सकते हो अपने आप को हर टाइप के कम्युनिकेशन से, तो आपको रोकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ थी, धीरे-धीरे मेरी आदत बैठने लगी और जब ये 5 दिन कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम छठे दिन से उल्टी गिनती करना शुरू करते हैं कि यार अब 4 दिन बचे हैं, अब 3 दिन बचे हैं, अब 2 दिन बचे हैं। अब अच्छा लगना फ़ील होने लग जाता है कि यार अब ख़त्म होने वाला है, कल ख़त्म हो जाएगा यार। लास्ट-लास्ट के दिनों में नींद आना बंद हो जाती है कि यार ये तो ख़त्म होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस रहा है यार मेरा। और मैंने देखा है कि शुरू-शुरू में बहुत बेकार सा लगता है विपस्सना, बाद में एक जगह हिट करता है कि यार कुछ तो है ये चीज़, और लास्ट-लास्ट में बड़ा सैड सा फ़ील होने लगता है कि यार ये हम छोड़ के जा रहे हैं। 10 दिन फिर से मोह माया की ज़िंदगी में फिर से घुसने जा रहे हैं। तो 10 दिन का ऐसा एक ऐसा-सा ग्राफ रहता है कि यार लास्ट-लास्ट में बहुत ऐसा रहता है कि यार मुझे कोई यहीं रोक लो, मैं यहीं रह जाऊँगा। तो बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस रहते हैं बीच-बीच में। और जैसे मैं छोड़ने की बात कर रहा था, हाँ, बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। लकीली मैं उल्टी गिनती गिनता था कि यार अब इतने दिन बचे हुए हैं, अब इतने दिन बचे हुए हैं। और मैं घड़ी लेके जाता था, मैं टाइम देखता था कि यार मेरा विपस्सना कैसा, मतलब कितना टाइम बचा है, कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि आप घड़ी लेके मत ही जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, पता है? मैं हॉल पे अगर पहन के जा रहा हूँ या रख के जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 2 घंटे का अब सेशन कितना बचा है। तो ये एक तरीके से बाधा ही डालती है आपकी मेडिटेशन में। घड़ी लेके तो मत ही जाओ, रिस्ट वॉच, कुछ भी। तो हमारा धीरे-धीरे मेडिटेशन खत्म होने लगा। अब हाँ, एक मेन चीज़ कि उस समय बीच में बारिश हो गई थी, क्योंकि वही रेनी सीज़न जो चल रहा था, तो राजस्थान जैसी जगह में भी बारिश हो गई थी। और हमारा सेंटर काफ़ी बड़ा सेंटर था वैसे, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। हमारा सेंटर इतना प्यारा सेंटर था कि हमें मोर घूमते हुए हमारे कैंपस में ही दिख जाते थे। हम वॉक कर रहे होते थे, जो भी बीच-बीच में जो स्लॉट हमारे, उसके बीच में जो गैप होता है, या जब हमें एक फ्री टाइम मिलता है, तो उस समय लोग खाना खा के वॉक करना शुरू कर देते हैं। कोई कपड़े धो रहा है, कोई कपड़े धो लो, कोई रेस्ट करना चाहता है रेस्ट कर लो, कोई जो अपना काम करना चाहता है पर्सनल वो कर लो, और जिन्हें घूमना टहलना है वो टहल लो। बहुत सारे लोग वॉक करते थे, उस टाइम पे हम भी वॉक करते थे। तो जगह बारिश हुई तो हुआ क्या कि वहाँ काफ़ी सारे रूम्स में लीकेज होने की समस्या हो गई थी, पानी टपकने की। तो कई सारे सेवकों ने बहुत सारे जितने नए लोग हैं, उन्हीं के रूम में, जो मैं जैसा मैं पहले बोल रहा था कि एक रूम में 2 लोगों के रुकने की व्यवस्था होती है, 2 बेड होता है। तो मेरे रूम पे एक भैया को शिफ्ट कर दिया, और मेरा उस दिन बहुत मूड ख़राब हुआ था कि यार मैं अकेला सोच रहा था, लेकिन अब 2 लोग एक साथ कैसे कंट्रोल करेंगे बात करना? बात करना तो चलो फिर भी कंट्रोल कर लो। लेकिन कैसे होगा ये मैनेज यार, मेरे को तो 10 दिन अकेला काटना था, लेकिन अब बीच में ऐसा मन सा मर गया था मेरा। लेकिन उन्हीं भैया से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। वो नोएडा के हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, विश्वेश। सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भैया, अभी मेरे मुँह से बहुत रैंडम से निकल गया है। उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, मेरी बहुत लोगों से अच्छी दोस्ती हुई। इस ड्रेस के चक्कर में जो बोल रहा था ना, मैं बताता हूँ आपको। मैंने जो बोला ना, मैंने भी रूल तोड़े थे करके, तो मैंने रूल क्या तोड़ा कि मैंने उनको, वो भी बात नहीं कर रहे थे जब मेरे रूम पे शिफ्ट हुए, हम दोनों अपना-अपना बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे बोला कि सॉरी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपसे मेरे को ये पूछना है कि आप सुबह नहा के जाते हो या नहीं जाते हो? क्योंकि अगर नहाते हो तो आप पहले नहा लेना, उसके बाद मैं नहा लूँगा, और अगर आप नहीं नहाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं ही नहा लूँगा सुबह, या आप पहले वॉशरूम चले जाना, मैं नहा लूँगा करके। तो ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, तो ये चीज़ मैंने बोला। अब उनका पहले मूड ऐसा हुआ कि यार ये इसने बोला क्यों करके? लेकिन फिर धीरे-धीरे देखा, हम बहुत बातें करने लग गए थे यार मेडिटेशन में ही, मतलब रूम पे ही अपने छुप-छुप के। अब वो आदत, हम एक-दूसरे के बारे में जानने के चक्कर में हम बहुत बातें करने लगे। बातूनी ब इतनी इतनी बातें करने लग गए थे कि रूल एक तरीके से हमने सारे भ्रष्ट कर दिए थे। हमें कई बार कई सेवकों ने पकड़ा भी, कई बार समझाने की कोशिश भी करी, कई बार टीचर से शिकायत भी करी। लेकिन वो हम गलती न गलती से हम बात कर देते थे और नज़रों में आ जाते थे। और अगर आप कैंपस के अंदर बात कर रहे हो गलती से ना, कई लोग करते थे वैसे, तो लोग लोग बड़ी गलत नज़र से देखते थे कि यार ये रूल ऐसे तोड़ रहा है, बहुत गंदी नज़र से देखते थे कि यार ये रूल ख़राब करने वाली चीज़ होती है। नोबल साइलेंस, आर्य मौन का पालन करना है, लेकिन ये रूल ये सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, एक तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो कोई अच्छा चीज़ नहीं माना जाता था। तो हम चुप-चुप के बातें करते थे। ये मैंने गलत किया है, इसीलिए मेरे को विपस्सना जो मैं सेकंड टाइम जाऊँगा उसको मैं तमीज़ से करूँगा, मैं ये बोलूँगा। तो लास्ट के दिनों में हम बातें-वातें करने लग गए थे कि अब तो ख़त्म होने वाला है, हम बाहर जाके एक बार मिलेंगे, ऐसा-वैसा करके। और यही चीज़ मैंने देखा कि रूल हम ही नहीं, बहुत से लोग रूल ये ख़राब कर रहे थे, रूल तोड़ रहे थे, जो सही चीज़ तो नहीं है भाई कहीं से भी कहीं तक, अगर आपको विपस्सना एक्सपीरियंस करना है ना। क्योंकि 10वें दिन जो रिग्रेट होता है ना इन चीज़ों का, 10वें दिन फ़ील होता है कि
भले अगर आप थोड़ा और कंट्रोल कर लेते ना, आप इतने खुश होते, आपको ऐसा लगता नहीं कि आपने अपनी साधना व्यर्थ या खराब करी है। तो ये चीज़ों से अगर बचना है ना, ये रिग्रेट से, तो मैं बोलूँगा बात बिल्कुल मत करना। अगर आप नए जा रहे हो, कंट्रोल कर लो आपको। ये दोस्ती यार, ये जो भी है बातचीत करना, ये उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद 10वें दिन बहुत मज़ा आता है, सच बोल रहा हूँ मैं। हम बातें बातें करते हुए कई बार पकड़े गए, जैसा मैं बोल रहा था। कई बार हमें टीचर्स ने भी समझाया है कि ऐसा मत करो, 10वें दिन बहुत रिग्रेट करोगे। अब हमें गुरुजी को देख के ऐसा लगता था कि यार क्यों है, क्या है करके, यार मतलब एक अपना ईगो था उस समय कि यार क्या ये बात कर दूंगा तो क्या ख़राब हो जाएगी मेरी साधना। मेडिटेशन के टाइम पे तो मैं कर ही रहा हूँ ना प्रॉपरली करके। लेकिन ये बाद में फ़ील हुआ सच में, बात ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, मैं कहूँगा ये चीज़। तो 9वां दिन आया। अब 10वें दिन क्या होता है कि हमारा मौन टूटता है सुबह 10 बजे। मतलब 1 से 9 दिन जो हमें रात के टाइम पे एस एन गोयनका सर की डिस्कोर्स की, प्रवचन की वीडियो दिखाई जाती है, एक सबसे बेस्ट पार्ट पूरे दिन का वही लगता था। उसके अलावा जो 10वां दिन है, वो इतना बेहतर 10 दिन, मतलब वो 10वां दिन इतना अच्छा, इतना प्यारा 10वां दिन लगता था ना, मैं मतलब ऐसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता। 10वें दिन हमारा मौन टूटता है, हम नाश्ता करते हैं, इसके बाद एक सेशन होता है, उसके बाद हमारा मौन टूटता है। उस दिन को मैत्री दिवस के तौर पे हम कहते हैं। उस दिन मेल जोल होता है सब लोगों से, तो इसलिए मैत्री दिवस के उससे हम सेलिब्रेट करते हैं 10वां दिन। तो हम खाना वाना खा के हम बातें बातें, बहुत से लोग बातें करने लग गए थे कि अब तो मौन टूट रहा है, सब खुश है, ऐसा वैसा करके। ले तो हमारे पास सेवक आते हैं। अब देखो, सेवक होना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको उससे पहले विपस्सना के 4-5 कोर्सेज करने पड़ते हैं अलग अलग टाइप के, उसके बाद ही आप सेवा में आ सकते हैं। और सेवा करनी बहुत छोटी बात नहीं है या बहुत ईजी काम नहीं है। सेवा भाव जो है वो बहुत दिल से निभाते हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि सेवा के नाम पे बस वो काम कर रहे हैं, अपना छुट्टी निपटा रहे हैं, ये नहीं होता। वो आपके पिताजी की भी बड़ी उम्र से हो सकते हैं, लेकिन जब भी आपको कुछ समझाने के तौर पे वो आपके पास आएंगे, वो सेवक है ना आपके, तो वो हाथ जोड़ के, सर झुका के आपसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, आपको समझाएंगे नहीं, विनती करेंगे और बताएंगे कि आप भगवान, आप ऐसा मत करिए करके। तो ये बड़ा एक ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस हो जाता था अपने लिए कि यार कोई इतना बड़ा उम्र का आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो और आपको बस बता रहा हो कि आप ऐसा मत करो प्लीज़, ख़त्म होने वाला करके। तो एक शर्मिंदगी महसूस होती थी बहुत अंदर से। लेकिन फिर भी हम लोग रूल तोड़ ही देते थे किसी न किसी बहाने से, या कभी ना कभी किसी न किसी वजह से, जो कि नहीं करना चाहिए एक तरीके से। तो उसमें जो वॉइस होती है हमारी सर एस एन गोयनका की, तो वो अब हमें बताते हैं कि अब आपका मौन समाप्त हो गया, आप बात कर सकते हो इस हॉल में के जैसे ही आप बाहर जाएंगे करके। तो वो जो खुशी मिलती है ना 10वें दिन मुंह खोलने में, वैसे तो हमने पहले खोल लिया था, लेकिन फिर भी जो 10, तो मैं 10वें दिन की बात कर रहा था। 10वें दिन हमारा 10 से 11 बजे एक आखिरी मैत्री मंगल, एक मैत्री सेशन हुआ, मेल जोल वाला सेशन जैसे कहते हैं। और ये सेशन ख़त्म होने के बाद हमें बोला जाता है कि अब आप अपना मौन तोड़ सकते हो। तो जैसे ही हम हॉल के बाहर गए, लोगों के चेहरों में एक रियल स्माइल थी सभी के। ऐसा लगा नहीं कि कोई ये चीज़ फेक कर रहा है। एक वो जो खुशी होती है ना, वो सभी के चेहरों में थी। वो शायद इतनी खुशी बहुत रेयर होता है, ऐसी रियल खुशी एक्सपीरियंस करना, और वही शायद सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इस तरीके से बाद में सब लोग, मेल जोल होता है सभी का, सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन्हें वाइब्रेशन कितने दिन में आई, या उन्हें धीरे धीरे शुरुआत में उनका एक्सपीरियंस कैसा था, बाद में कैसा होते गया, और एंड में जाके देखो विपस्सना का जो एक तरीके से लूप है, वो शुरुआत में बहुत बेकार लगता है आपको। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, शुरू में ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ क्या हो रही है, ऐसा तो मैं घर पे भी कर सकता था, यार ऐसी चीज़ें कुछ मेरे को नया नहीं सिखा रहा है। धीरे धीरे दिन बीतता है, वो विपस्सना टेक्निक पे आता है, तब आपको समझ आता है कि इसका मतलब क्या था। और धीरे धीरे जब कुछ ही दिन बचे होता है, 8, 9, 10, उस समय आपको फील होता है कि यार अब घर जाने का मन नहीं करता, सच बोलूँ तो मैं। तो अब बात करते हैं हम पगोड़ा की। पगोड़ा वैसे जनरली हर विपस्सना सेंटर में एक बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पर्टिकुलर सबके लिए एक एक सेल होती है, और वहाँ आप मेडिटेट कर सकते हैं बैठ के। तो जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको पगोड़ा 5वें दिन के बाद अलॉट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। और जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उन्हें दूसरे दिन से ही एक एक 2-2 सेशन के लिए पगोड़ा अलॉट हो जाता है। अब जैसे मैं पर्टिकुलरली अगर जयपुर के पगोड़ा की बात करूँ, तो वो पगोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहले सेक्शन में आपका मेल सेक्शन रहता है, जिसमें आपको आपका कमरा या आपको सेल अलॉट होता है, और आप उस पर्टिकुलर मेडिटेशन सेशन में वहाँ आप ध्यान लगा सकते हैं। और सेम फॉर वुमेन ऑल्सो, जिनको अपना अपना सेल अलॉट होता है। तो
तो आप ऐसा नहीं है कि आप गद्दा पकड़ के किसी के भी सेल में घुस जाएंगे और मेडिटेशन कर लेंगे। तो वहाँ एक तरीके से ये हर चीज़ आप किसी भी फॉर्म में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इसीलिए आपको डाइनिंग हॉल की सीट से, आपको रूम नंबर जो अलॉट हुआ है उससे, आपको मेडिटेशन हॉल में जो आपकी सीट अलॉट हुई है उससे आपको एक तरीके से सबसे अलग सेपरेट रखा जाता है, ताकि आपकी मेडिटेशन और आपके ध्यान में कोई भी बाधा ना बन सके। तो ये मेरा घूम फिर के 10 दिन का एक्सपीरियंस था। तो ये 10 दिन शायद जीवन के कुछ यादगार लम्हों में मैं काउंट करूँगा इन्हें। तो हमने इस वीडियो में आज पूरी बात करी घूम फिर के कि आप विपस्सना जाएँ कैसे, विपस्सना के लिए आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। उन सबको अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करना कम से कम कपड़े लेके जाना, कम से कम बोझ लेके जाना दिमाग में और बैगेज में एक तरीके से, और कोशिश करना कि आप किसी से बात ना ही करें, क्योंकि 10वें दिन जब मौन तोड़ोगे तो रिग्रेट होगा। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं अपने पहले पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ। और हर सेंटर की बात करूँ तो जो नोटोरियस एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैं खुद था, तो ये हर सेंटर में होता है। 10-20% तो कहीं ना कहीं हर सेंटर में होता है, जो कभी ना कभी आपका ध्यान ख़राब करने की, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा, अगर आप 10 दिन इन सब चीज़ों से बच सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी बात करने, किसी भी कम्युनिकेशन के फॉर्म से, तो मैं चाहूँगा कि आप बचें, ताकि 10वें दिन जो खुशी की अनुभूति होती है वो बहुत बहुत रेयर होती है। मैं सच कह रहा हूँ, ये तभी फील होगा आपको जब आप ये अपना पहली बार एक्सपीरियंस करोगे। और ये थी मेरी पूरी 10 दिन की विपस्सना की स्टोरी। तो ये थी मेरे पूरे 10 दिन की स्टोरी। और अभी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं या कुछ सवाल आपके हैं जो रह चुके हैं अभी भी, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं खुशी खुशी उनका आंसर करूं। और विपस्सना की मैंने एक ख़ास बात ये नोटिस करी है कि जो भी वहाँ जाता है उनके अंदर एक ऑटोमेटिक सा ऐसा भाव आ जाता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहता हूँ कि ये और लोगों तक भी पहुँचे। मैं खुले दिल से इसे फैलाना चाहता हूँ एक तरीके से। मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग ये देख रहे हैं, जिन्हें विपस्सना के बारे में कुछ नहीं पता भी था, वो भी अब शायद कुछ कुछ जान चुके होंगे। तो मैं खुद से चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक बार ये एक्सपीरियंस करें, ताकि आपको पता चल सके कि शांति और मेडिटेशन जो आपके दिमाग में पहले से गड़ी बातें हैं, उनका और मतलब और मीनिंग क्या होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब रोकना चाहूँगा। ऐसे ही कोशिश करूँगा मैं सोलो पॉडकास्ट या सेल्फ टॉक वाली जो वीडियोज़ हैं और लाऊं, और कुछ नए लोगों को लेके आऊँ पॉडकास्ट में। इस वाणी को विराम देता है। आज का पॉडकास्ट सोलो पॉडकास्ट था, और मैं चाहूँगा मैं ऐसे ही आगे ये चीज़ें, ये बातें दिल खोल के कंटिन्यू कर सकूँ, नए लोगों को लेके आ सकूँ, नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकूँ अपना और सभी का, अपनी बातों से। या मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, बातें करना वैसे एक बहाना है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं अपनी वाणी को लगाम और सहजता के साथ पेश करना सीखूँ। तो शायद वही कोशिश में मैं पॉडकास्ट और सोलो सेल्फ टॉक वीडियोज़ आजकल बहुत बना रहा हूँ। और फाइनली इसे क्लोज़ करते हैं और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। क्लोज़ कर दें। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ये कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड था नहीं, या मैंने कुछ इसके बारे में प्रिपेयर नहीं किया था। और ये मैं गया भी 1 साल पहले था, तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं मिस कर रहा हूँगा। तो इसीलिए मैं सागर को इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सागर आज तक विपस्सना के बारे में सागर ने सुना नहीं था। अब पहली बार सागर ने जब विपस्सना के बारे में सुना, या अगर ये भी इच्छुक है जाने का, तो इसके मन में कुछ सवाल होंगे जो शायद आपके मन में भी, या कुछ कॉमन सवाल मैच कर जाएं शायद, या कुछ नए सवाल लोगों का जवाब आपको मिल जाए। तो इसीलिए मैं सागर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब मैं सागर के सवाल को जानना चाहूँगा। तो शुरू करें फिर भाई। मतलब तेरे को क्या मतलब तेरे को क्या लगा विपस्सना सुन के? पहली बात तो विपस्सना एक बहुत धार्मिक जगह कह सकते हो आप। नहीं, धार्मिक नहीं कहेंगे। विपस्सना किसी धर्म को लेके नहीं चलता है। नहीं, धार्मिक कहो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू आप मुस्लिम हो, ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। धर्म का मतलब कि वो मानव धर्म एक तरीके से पालन करना अपने आप को जानने में ज़्यादा मदद करता है। हाँ, मतलब खुद को समझने में या खुद के बारे में ज़्यादा जानने के ऊपर ज़्यादा बल देता है। हाँ, तो यार आपने वैसे ही बहुत कुछ बता दिया। मैं पिछले 1 घंटे से बस ऐसा नहीं है कि मैं खड़े खड़े बोर हो गया, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो कुछ ऐसे सवाल है मेरे अंदर, जैसे मैं विपस्सना जाना चाहता हूँ। इतना तो आपने बता दिया कैसे जाना है, क्या जाना है, सारी डिटेल आपने पहले ही बोल दी है। तो मेरे मन में एक सवाल है,
विपश्यना के लिए मैं कौन से स्टेट में जाऊँ? देखो स्टेट का ऐसा डिपेंड नहीं करता। पहले मेरे भी मन में था कि मैं किसी अच्छे सेंटर में जाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो। तो मैं कहूँगा कि यार स्टेट के पीछे पहले मत भागो। तुम विपश्यना, अगर तुम ये देख रहे हो ना कि मेरे को ये अच्छा सेंटर मिल जाए या ये वो, मैं इस अच्छे वाले सेंटर में जाऊँ, तो ये कहीं ना कहीं विपश्यना छोड़ के जो तुम्हारे मन में फालतू की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा जोर देने वाली बात है कि मैं घूम लूँ या मुझे सेंटर में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाए। अब हाँ, मानता हूँ मैं, मेरे साथ में कई सारे लोग जो विपश्यना और दूसरे सेंटर में भी गए हैं, तो सेंटर टू सेंटर अपना एक्सपीरियंस बहुत अलग रहता है, खाना पीना काफ़ी अलग रहता है, और सेंटर की जो वाइब होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी साधना में। कई सेंटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जंगलों में होते हैं, तो वहाँ बाहर की ऐसा हाँ, मैं हल्ला गुल्ला नहीं होता। वही मैं इसीलिए हाँ, पूछ रहा था। इसीलिए अब देखो, वैसे मेरा तो एक ही सेंटर का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने कईयों से पता किया या मैं जितना चेक नहीं, किया मेरा सवाल इसलिए था ना क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं यार मेडिटेशन के लिए जाते तो एक शांति पीस वाली जगह होनी चाहिए, जैसे जंगल से रिलेटेड, पहाड़ों से ज़रूरी रिलेटेड। नहीं है। तो विपश्यना का कैंपस अपने में खुद इतनी शांत जगह है जहाँ बाहरी लोगों से संपर्क होता नहीं है। पहली बात, वहाँ इतने लोग होते नहीं हैं, आपको बात ही करना खुद अलाउड नहीं होता। तो वहाँ हल्ला, आप भले ही ऐसे सेंटर में हो जो शहर के बहुत पास में है या शहर के बीचों बीच है, वैसे तो बीचों बीच बहुत कम है जितना मुझे पता है, वो हमेशा बाहर ही होता है, थोड़ा सा शहर से कट के। तो ऐसा बाहर से शोरगुल नहीं मिलता है हमें, ना तो हमें खुद अंदर बात करने की परमिशन है। तो जो शांति वाला फैक्टर है वो हर जगह ही मैच कर लेता है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ अच्छे सेंटर्स में जितना मैंने सुना है उनमें काउंट होता है आपका देहरादून, इगतपुरी महाराष्ट्र का, जयपुर धम्मथली, लद्दाख में भी है शायद एक, और बोध गया का एक सेंटर। तो अगर आप एज अ न्यू स्टूडेंट आप जाना चाहते हो विपश्यना, तो मैं कहूँगा कि पहले उस सेंटर में अप्लाई करने की कोशिश करना जो आपके घर के सबसे ज़्यादा पास है। मेरी जयपुर जाने से पहली प्रेफरेंस देहरादून की ही थी, लेकिन मुझे सीट अलॉट नहीं हुई थी वहाँ, और रैंडमली शायद किस्मत थी कि मुझे 10 दिन बाद की सीट जयपुर में अवेलेबल हो गई थी, तो मुझे वहाँ मिला मौका। और जयपुर जाने से भी पहले मैं धर्मशाला के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ मुझे अवेलेबल नहीं हुआ था, मतलब अवेलेबल हो गया था, फिर जैसे मैंने बताया बाढ़ वगैरह वाला केस हो गया था, इसलिए फिर मुझे जयपुर मिला और मैं फिर जयपुर चले गया। हाँ, मेरा एक फैक्टर ये भी था कि जयपुर मैं कभी गया नहीं था इससे पहले, तो एक मेरा घूमने का बहाना भी हो जाता। अगर जैसे आप विपश्यना चले गए हो और आपका दोबारा एक और बार मन कर रहा है जाने का, जैसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाए, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे आप कह रहे थे, हाँ। हम बात करना अलाउड नहीं था वहाँ, फिर भी हम बात कर लेते थे। हाँ। तो एक मन में एक जो चले गया पहले, जैसे आप ही चले गए हो, आपके मन में ऐसा कभी नहीं आता कि यार मेरे को एक बार दोबारा जाना चाहिए, और अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको मैंने फॉलो नहीं किया था, तो इस बार मैं एकदम जो रूल्स थे उनके सारे फॉलो करके आऊँगा? हाँ, ये तो क्यों नहीं होता है, ये तो वही दोबारा जा सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने कितने बार कहा कि यार मैंने जो गलतियाँ करी थी, मुझे 10वें दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ उन चीज़ों का, कि मुझे ऐसा था कि यार जो मैं कुछ पल के लिए ज़बरदस्ती या चोरी छपके अपने किसी रूम पार्टनर से बातें कर रहा था, अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता या मैंने जो साधनाएं थी उन पे ध्यान अगर अच्छे से देता, तो शायद वो 10वां दिन मेरा काफ़ी दिल से और ज़्यादा खुशी से बीतता। एक सवाल और था, जब आप विपश्यना से लौट के 10 दिन बाद वापस आए थे, तो कैसे लगे फिर वो 10 दिन के बाद एक पहला दिन कैसा लगा आपको? हाँ, मतलब ऐसा था कि हमारा मतलब वैसा फील आया कि यार अब इसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो विपश्यना में किए थे इसी को लेकर चलूँगा, या अपने पुराने वाले रोल में आ जाऊँगा? नहीं, रोल वाला सीन ऐसा कुछ नहीं। देखो 10वें दिन हमारा विपश्यना ख़त्म होता है, हमें फ़ोन वगैरह सब मिल जाता है अपना, लेकिन अब सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। विपश्यना में हमारा जो सेंटर में फ़ोन मिल भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपको, क्योंकि वहाँ सिग्नल ही नहीं थे पहली बात। तो अगर आपको कम्युनिकेट भी करना है तो आपको ऑफिस में जाके वाईफाई लेके फिर व्हाट्सएप कॉल करके घर पे फ़ोन कर लो, कुछ ऐसी वाली सिचुएशन थी। और गेट के थोड़ा सा बाहर चले जाओ, अगर परमिशन वो दे देते थे तो तब जाके कहीं गलती से तुम्हारे फ़ोन में 1 डंडा 2 डंडा सिग्नल का आता था, वरना सिग्नल बहुत मुश्किल से था। तो ये चीज़ तो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करती है। तो 10वें दिन हमारा ये सब हुआ। 11वें दिन होता है सुबह हमारा एक सेशन 4:30 से 6:30 वाला, वो होने के बाद हमारा नाश्ता होता है, और उसके बाद से अब डिपेंड करता है कि आप घर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, और मोस्टली सब लोग जाना ही चाहते होते थे। वो अपनी मर्जी है? नहीं, ऐसा अपनी मर्जी नहीं है। अब देखो कई सारे लोग, जैसे 11वें दिन हमें छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर से कई फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या कई बहुत जो दूर दूर से आए हैं,
उनकी बस ट्रेन की टाइमिंग अलग होती है, किसी की दूसरे दिन होती है, किसी की उसी शाम को होती है। तो वो कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्ट ही जाना चाहते हैं, तो कुछ दिन वो कुछ टाइम वो रुक जाते हैं वहाँ, कुछ घंटे। तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जैसे बोला था कि मेरे को 2 देहरादून के बड़ी एज के जो थे 2 अंकल लोग, वो मुझे मिल गए थे। उनमें से एक अंकल ने 7वें दिन छोड़ दिया था क्योंकि उनके घुटने जवाब दे गए थे। हाँ और जो एक बचे थे उत्तराखंड के, हम दोनों रुके थे। 10वें दिन हमने उन्हें कॉल किया कि, तो उन्होंने बोला कि मैं होटल में रुका हुआ हूँ और 11वें दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो हमें लेने के लिए तो सुबह आ गए थे 6:30-7 बजे के टाइम पे। कितने दिन तक जो वहाँ मेडिटेशन ये सब क्या था, बाहर भी अप्लाई किया नहीं किया? नहीं, बाहर यार दिन का 1-1 घंटा बैठना बहुत टफ हो जाता है। वही मैं मतलब ऐसी पूछ रहा हूँ। सिचुएशन डिपेंड करता है ना। अब तुम चाहते हो मेडिटेशन करो, लेकिन इतना सारा हल्ला है आपके घर के बाहर या आपके कहीं भी, तो वो चीज़ें मेंटेन करना बहुत तो टफ आप है। कह रहे हो कि जब विपश्यना से मैं बाहर आया, जब घर गया, हाँ, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं कर पाया? नहीं, ये सारी चीज़ें कर नहीं पाया ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली नहीं कर पाया। अब अच्छा। मेडिटेट करने को अब ऐसा है कि एक सबसे स्वीट स्पॉट तो वही है कि आप सुबह उठें और अपना हाथ मुंह धोने के बाद जो आप आधा 1 घंटा है आपके पास मॉर्निंग का टाइम, बिना फ़ोन यूज़ करें, तो उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और उस टाइम अगर आप बैठ पाते हो शांति से, बिना नहीं, बोले किसी से। आपकी बात हो रही है, आप कैसा रहा आपका, मतलब अगले दिन से कैसा मेडिटेशन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? अगले दिन से ऐसा थोड़ी कि अगले दिन से मतलब घर पहुंचने की बात कह रहे हो? हाँ हाँ, मैंने घर पहुंचने के बाद एक होता है ना, शुरू में बहुत मोटिवेशन हाई रहता है कि मैं रेगुलर कर लूँ करके। हाँ, तो लेकिन वही नहीं आप हो पे पाता। क्या अप्लाई हुआ? मैं ये कहूँगा, मैंने 10 दिन विपश्यना में काफ़ी चीज़ें सीखी। हाँ अब ये सीख मैं अगर अपने साथ कंटिन्यू करके चलूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरे को हर समय, मेरा जो बहाना है कि मेरे को हर बार टाइम नहीं मिल पाता, मेरा शेड्यूल वापस घर आके बहुत चेंज हो जाता है। मेरा सोना, उठना, खाना, बैठना, रहना, इधर उधर जाना, तो उस लिहाज से मैं देखूँ तो मैं रेगुलर तो नहीं कर पाता। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ मैं बैठ जाया करूँ। देखो, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है यार कि आप एक पोजीशन में पाँव बांध के आंख बंद करके बस ध्यान में हाँ, आप वही गुम हो वाली मेडिटेशन, बात तुम है। गेम खेल रहे हो तो उसमें भी एक मेडिटेशन है। हाँ, मतलब किसी भी चीज़ को आप कुछ कर रहे हो, आप उसमें खोए, मतलब आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में कुछ कर रहे हो और आप खो गए हो, तो वो भी एक तरीके से मेडिटेशन ही है। तो बात कर रहा हूँ आपसे। आप यही कह रहे हो कि विपश्यना के बाद 2-3 दिन जोश तो आया, पर उसके बाद वैसा डेकोरम नहीं बन पाया, मैं कर नहीं पाया। जोश वाली बात ऐसा भी नहीं कहूँगा यार कि जोश रहा। होता है वो कि आप 10 दिन में, आपका 10 दिन का स्केड्यूल ही इतना टाइट होता है कि आप सिर्फ उठते, बैठते, मेडिटेट करते हो, खाते, सोते हो, उसके अलावा आपका कुछ रूटीन नहीं होता। और ये अगर आप बाहर जाओ तो आपका जॉब है, आपका काम है, आपकी और भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप उनको नहीं निभा सकते जिस स्ट्रिक्टनेस के साथ आप विपश्यना में निभा सकते हो। इसीलिए तो वो 10 दिन का एक कैंप है, शिविर है एक तरीके से। क्योंकि अगर आप चाहते भी हो खुद से कि आप घर पे बैठ के एक दिन पूरा ऐसी साधना करें जहाँ आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी से मिल रहे नहीं हैं, आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप किसी से ज़ुबान से भी बात नहीं कर रहे, तो ये पॉसिबल बहुत रेयर है कि आप उसी चीज़ को फॉलो कर सको। और अगर मैं विपश्यना जाना चाहूँ तो मेरे को क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपने किया, और मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरे को लगे कि हाँ, मैंने अपने 10 दिन धोखे में नहीं बिताए? हाँ, सबसे पहली बात मत करना बिल्कुल भी। विपश्यना पहले में जितने नए साधक है, पुराने साधक है, सभी को जोश रहता है, सब लोग तमीज़ से फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने जितनों को देखा, दूसरे तीसरे दिन ही ये समझ का बांध एक तरीके से फूट जाता है और आप बहाने ढूंढने लग जाते हो अपनी साधना भंग करने के। आप मेडिटेशन हॉल में बीच बीच में उठ के बाहर जाना शुरू कर देते हो। आप में जो पेशेंस लेवल है वो वहाँ बहुत अच्छे से टेस्ट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर 10 दिन बिना बात के भी अगर गुजार दो ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, पता है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमें लगेगा नहीं कि हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, फिर जो लास्ट के 10वां दिन होता है, जब घर जाने का टाइम आता है, तब हमें लगता है कि यार कर लेना चाहिए था। मतलब ऐसा है ना कि शुरू में आप फॉलो करोगे, जब आपका पेशेंस लेवल जो होगा वो एक तरीके से जब लास्ट स्टेज पे होगा, जब जहाँ आप बात कर ही दोगे, मेडिटेशन में आप खोल ही दोगे, मतलब ये स्ट्रिक्टली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका जब आप पालन नहीं करोगे, तो 10वें दिन जब ये ख़त्म होता है तब आपको लगता है कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता था, या मैं ये चीज़ें नहीं करता तो मेरे एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छे रहते करके, तो उस समय ज़्यादा रिग्रेट होता है।
जो आपने बताया इन चीज़ों का मैं सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का ध्यान लेके चलूँगा कि ये हाँ। चीज़ें नहीं करनी है। मतलब ऐसा कि बात नहीं करना सबसे पहली बात। हाँ, ये चीज़ भले मैं आपका अंदर से मन कितना ही हो रहा होगा कि आपको कोई उकसा भी रहा होगा कि यार, आपको कोई इशारे भी कर रहा होगा कि बात करने के लिए या कुछ बोलना चाह रहा होगा, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा रूड लगेगा। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे ना, 10वें दिन आप उस बंदे से, 10वें दिन की कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी होती है ना, मतलब ऐसा होता है कि 10वें दिन आप, यार ये तो घर का ही आदमी है। नहीं हाँ, 10वें दिन आपका ऐसा रहता है ना कि आप बात नहीं भी करो ना, आप बस एक खुशी से उसकी आंखों में आंख मिला के देख लो, आप दोनों एक दूसरे की भावना समझ जाते हो कि यार तू क्या फील कर रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। हाँ, वो उस 10वें दिन, टाइम वो 10वें दिन का एक्सपीरियंस मतलब बहुत सुपर नेचुरल जिसे कहते हैं वैसा होता है यार, बहुत बहुत यूनिक होता है, बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्सिंग होता है 10वां दिन। इसीलिए कह रहा हूँ कि बात बिल्कुल मत करना, कोशिश यही रखना अपना। मैंने भी सोच के गया था कि मैं भी ऐसा करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रूल काफ़ी सारे तोड़ दिए मैंने। इसीलिए मैं अगला वाला जब भी जाऊँगा, मैं इन सारी चीज़ों का मैं खुद भी ध्यान रखूँगा। और मैं तो रखूँगा ही अब। तू तो रखेगा ही रखेगा का। और कुछ है तेरे मन में सवाल? और बस इतना ही है, बाकी तो आपने सारी वीडियो में बता ही दिए। और बाकी कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, तो वही कह रहा हूँ, कमेंट में बता देना आप अगर आपके जब मन मैं में सवाल विपश्यना होंगे। जाऊँगा तब एक नया वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें मेरा एक्सपीरियंस देखा जाएगा कैसा होता है। हाँ, अच्छा हाँ, मैं इस ड्रेस की बात कर रहा था ना। हाँ, एक हाँ क्वेश्चन था यार, हाँ, आप वीडियो में ये ड्रेस पहन के क्यों आए? इसकी स्टोरी में जो विपस्सना से रिलेटेड थी वो बताना चाह रहा था, भूल गया था मैं। तो स्टोरी ये थी कि मैं ये चोगा, ये वैसे ओशो मेडिटेशन सेंटर की रेड रोब है, ये जो ड्रेस है। मैं ओशो मेडिटेशन सेंटर भी मैंने ज्वाइन किया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने तब ये ड्रेस ली थी। तो ये बहुत कंफर्टेबल ड्रेस थी कि आप एक ही कपड़ा ऊपर से नीचे तक पहन लो, तो मेडिटेशन में भी इतनी कुछ इरिटेशन नहीं होती थी। ये बहुत लूज़ कपड़ा है तो आप बड़ा खुला फील करता था, ठीक है। तो मैं वहाँ पहन के जाता था, मैं मतलब हर तीसरे चौथे दिन मैं ड्रेस पहन लेता था। तो जब भी मैं सेंटर के अंदर जाता था, वैसे बात करना तो अलाउड नहीं था, तो लोग ऐसे करके देखते थे कि यार, लोग मेरे को बहुत अलग नज़र से देखते थे कि वो सोचते थे कि मैं कहीं का बहुत बड़ा बाबा हूँ या मैं इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हूँ। तो 10वें दिन जिस दिन मॉन खुला, तो लोग बड़ी बड़ी उम्र के 45, 50, 55, 60 साल के बूढ़े लोग भी आके मेरे से बोलते थे कि गुरुदेव आप ओशो भी गए हैं, या ये तो ओशो वाली ड्रेस है ना, हम आपसे पूछना चाह रहे थे लेकिन उस समय बोल नहीं पाते थे करके। तो 10वें दिन मेरे से बहुत सवाल जवाब करने लग जाते थे इस ड्रेस के चलते, क्योंकि मैं अलग से चमक जाता था। चमक इसीलिए भी जाता था क्योंकि शायद मैं अपने सेंटर में सबसे कम एज Young के, हाँ, सबसे यंग एज में से एक था। मैं 22 का हूँ, तो 22 की एज वाला शायद अकेला मैं ही था वहाँ। आपके कपड़े देख के गुरुजी दूसरा, हाँ। प्रणाम वरनाम कोई आते थे नहीं आते थे ऐसा? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं कि इस ड्रेस को देख के लोग सोचते थे कि मैं ओशो मेडिटेशन में भी था, जो कि मैं हूँ भी। और उसी रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल जवाब करते थे कि जो विपस्सना का एक्सपीरियंस है और जो ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, इन दोनों में अंतर कितना होता है, इन दोनों के एक्सपीरियंसेस कैसे है, उसी रिगार्डिंग जैसे मेरा ग्रुप बना हुआ था 4-5 लोगों से जो मैं बात करता था, वहीं 140 में से नहीं भी तो 100 लोग तो मेरे पास आए होंगे ये क्वेरी लेके कि आपके क्या क्या कैसे एक्सपीरियंस रहे, दोस्ती करने के लिए एक तरीके से 10वें दिन। तो इस ड्रेस के चलते मेरी बातचीत बहुत ज़्यादा लोगों से हुई। अंदर अंदर पॉपुलर हो गए आप। पॉपुलर, हाँ, एक वो और चमकने वाला सीन था कि अलग से नोटिस हो जाता था मैं इस और ड्रेस से। एक और सवाल था, विपश्यना में टोटल लोग कितने होते थे, लिमिट क्या? विपस्सना डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। जैसे मैंने जयपुर का बताया, तो हमारा सेंटर इंडिया के काफ़ी बड़े सेंटर्स में से एक है। तो हमारी मेल की कैपेसिटी 140 थी, शायद फीमेल की भी इतनी ही है, इससे थोड़ी सी कम होगी। तो इतने सारों में एक हॉटस्पॉट टाइप का नहीं हो जाता था कि यार इतने ज़्यादा लोग हैं, या एक उनका डेकोरम बना रहता था? नहीं, विपस्सना में साधकों का डेकोरम मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो गुरुजी लोग होते हैं, जो कुछ बोलते नहीं है लेकिन एक अथॉरिटेटिव हेड होता है हमारे। दूसरे होते हैं हमारे सेवक, जो इसी डेकोरम का ध्यान रखते हैं कि आप अगर कुछ भी गलत करें तो वो गुरुजी के पास शिकायत लेके चले जाता है। अच्छा। और और एक खुद से भी, शिकायत में फिर पनिशमेंट, सज़ा क्या? हाँ, और एक सेकंड, और एक खुद से भी होता है कि यार आपको पता है पहले से कि ये बातें नहीं करनी है, तो आप खुद भी नहीं करना चाहते होते, लेकिन वो आप कर लेते हैं कहीं ना कहीं चुपचाप से। तो ये चीज़ नहीं करे तो आप, अगर आप खुद ही साफ सफाई रखें तो आपको किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार कूड़ा उठाओ करके, समझ रहे हो, वही घूम फिर के वही बात है। और वहाँ के जो कर्मचारी जो काम करते थे, वो लोग बात कर सकते थे? हाँ, वो बाकी लोग, गुरुजी लोग, ये लोग? जो गुरु होता है उनसे जो हमारे सेवक होता है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं।
इतना स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है कि सेवक किसी को बात करने ही नहीं देते। आपकी कुछ इमरजेंसी है, आपको कुछ दवाई चाहिए या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो सेवक से बात कर सकते हैं अपनी इस और प्रॉब्लम रिलेटेड चीज़ का। और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो गुरुजी से पूछ सकते हो आप। हाँ, सवाल पूछने का एक जो टाइम होता है वो हमारा जो सेशन होता है, एक रात वाला सेशन होता है एंड वाला, एक 12 बजे का सेशन होता है, एक 3-4 बजे का सेशन होता है। इस टाइम पे जब भी हमारा जो मेजर सेशन ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद से एक 15 मिनट का हमें स्लॉट मिलता है, 15 से आधे घंटे का, जिसमें जब आपका मेडिटेशन हो जाता है, जिन्हें सवाल पूछने वो रुकता है और जिन्हें सवाल नहीं पूछने वो हॉल के बाहर जा सकता है। तो जो हमारे टीचर होता है वो वहाँ रुकता है। किसी भी चीज़ का अगर आपको सवाल का जवाब जानना होगा या कुछ भी चीज़ बात करनी होगी तो आप उनसे पूछ सकते तो हो। आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा करके भी हाँ, आप टीचर से बात कर सकते हैं। हाँ, जब विपස්සना में आप स्टार्टिंग में गए थे, जब आपका पहला दिन या यूँ कहो कि पहला 1 घंटा था, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, मेरा कमरा कौन सा होगा? नहीं, ये चीज़ें कन्फ्यूजन कुछ थी नहीं अंदर? ये सब तो जब विपස්සना में एंट्री करते हो उस समय फॉर्म जब फिल करते हो तो उस टाइम पे आपको हर अपना चीज़ डाइनिंग हॉल से लेके आपका रूम नंबर से लेके आपकी मेडिटेशन हॉल में जो सिटिंग एरिया का स्लॉट होगा, एक एक नंबर लिखा होता है वहाँ पे। अच्छा, वो आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा? नहीं, ऑनलाइन नहीं, वहाँ जाके आपको जब फॉर्म फिल करते हो उसके बाद आपकी एक एक डिटेलिंग वहाँ आपको बताई जाती है कि आपका रूम नंबर ये है। आपको एक पर्चा मिलता है, मैं ये लगा दूंगा यहाँ पे, देख लेना। तो उसमें मेरा रूम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका हॉल में सेंटर में आपका क्या बोलता है, आपका मेडिटेशन का जो सेटिंग एरिया है वो कहाँ पे है, क्या है, वो सब चीज़ उसमें बताई होती है। तो यही कुछ सवाल थे सागर के, और आप में से ऐसे कई लोगों के ऐसे सवाल होंगे। अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख देना, अच्छा भला बुरा जो भी है विपस्सना रिलेटेड आपको कुछ भी जानना होगा। और ऐसी एक वीडियो के साथ आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। तो किया था आपने से तो ये हमारा यहाँ पे धम्मा हॉल है। सो ये हमारा कमरा है MC14 करके, और मोस्टली यहाँ सभी कमरे सेम है। वॉशरूम अभी गंदा सा कर दिया है थोड़ा सा। ये मेरा बेड है, और ये मेरे रूममेट थे एक भैया, ये उनका है। और मोस्टली यहाँ सारे के सारे कमरे सेम है, कोई नए बनाए हैं कोई पुराने बनाए। ये अपना कुछ लगेज और सामान, कपड़ा। बेल बज गई है तो अभी हमें एक लास्ट मेडिटेशन
सिटिंग है, ग्रुप सिटिंग। तो उस सिटिंग के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी अब क्या होता है आगे, अभी बताता हूँ मैं। ये हटा देना सब साइड में से। तो भैया आप आए कहाँ से हैं और आपका विपासना का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बात से आया हूँ, बहुत तगड़ा रहा एक्सपीरियंस। कैसे रहे 10 दिन और क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? बात मत करा करो। वो पात मारने पे हंसा मत करो। और जब बूढ़ा लोग ज्यादा वो करें पार्ट करें तो ज्यादा हंसा मत करो सब। अच्छा, ना वो ट्यूनिंग करे ना सर हंसा। आप, सबको आना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। हाँ यही मैसेज है। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस रहा। सर आपका? एक्सपीरियंस भाई बहुत बढ़िया रहा, ठीक है सब कुछ। इतने दिन शांत रहने से बहुत एनर्जी इकट्ठी हुई, सब कुछ हुआ और बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, अंदर के एहसास हुए कि साल में एटलीस्ट 10 दिन अपने लिए आदमी को पर्सनली अपने लिए निकालने चाहिए। चाहे लालची बन के निकाले, चाहे सेल्फिश बन के निकाले, पर ये 10 दिन अपने ज़रूर निकालने चाहिए। ठीक है, अपने आप को जानने का मौका मिलता है। आपने इससे पहले और भी काफ़ी सारी मेडिटेशन करी है अलग अलग टाइप की, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या रहा आपके हिसाब से? जो मेडिटेशन करी है ना, वो किसी ना किसी धर्म के बेस पे या उसके मंत्र के बेस पे होती थी। यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ सारी मेडिटेशन जो है अपने सेल्फ के बेस पे हो रही है, तो इसलिए ठीक है, वो ज़्यादा ठीक है। आपका एक्सपीरियंस? आपका नाम मेरा कहाँ से नाम है? सौरभ साहू, एमपी से हूँ। और आपका ये कौन सा कोर्स है? मेरा पहला कोर्स है और बाकी मैंने और भी कोर्स किया, आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह। कोई भी कोर्स हो, ये मुझे बेटर लगा। और सबसे मुझे कोर्स के लिए सबसे बेटर चीज़ लगी आर्यमोन का नोबल साइलेंस, आर्यमोन का पालन करना, जिससे आप कोर्स को जो इम्पोर्टेंस है वो खुद समझ पाते हो, आप खुद से कनेक्ट होते हो। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये 10 दिन आप खुद के लिए देते हो, तो ये कभी भी, जैसे इसमें साल में एक बार का कंपलसरी बोला है, लेकिन आप 3 महीने मिनिमम चाहिए, तो आप कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए समय दें और खुद को जाने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ओके, थैंक यू। Deepest work on the mind I've ever experienced. I've done other meditation, but Vipassana, in the days that I was here, I felt like I was coming up things from the past and dealing with them, and I feel way more lighter now. And I met great people, and you should come to Damath Tali. It's very beautiful here, and best of luck.